एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि किसी ने कैद किया होता है। फरमान सुनाने वाला कहता है, शुमो तुम्हारा एम्बिशन काफी ज्यादा बुरा है। तुमने यहाँ तक कि हमारे किंगडम से बगावत किया है। जो तुमने गुनाह किया है उसे तुम्हें मानना होगा। हमारे मेन लीड का नाम शुमो है तो हम शुमो कहेंगे। शुमो कहता है, तो इस तरह का वक्त आ चुका है जो कि मेरे साथ इस तरह का हो रहा है। क्या तुमने मुझे पॉइजन दिया था? मेरे बॉडी के अंदर पॉइजन है। मुझे सोचने दो कि मुझे पॉइजन कैसे मिला। मुझे ये याद है कि पिछले दिन मुझे वाइन का ग्लास मिला था जो कि मैंने उसे पिया था। उसी वक्त से मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत क्यों किया था? हमें इस लेडी के बारे में ठीक से नहीं बताया गया है, लेकिन ये एम्प्रेस है इस किंगडम की। एम्प्रेस मन में सोची थी मिनिस्टर इसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इसने ग्रेट अचीवमेंट पाया है जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये फिर भी मुझसे पूछ रहा है कि मैंने ये क्यों किया। एम्प्रेस कहती है, मुझे ये याद है कि एक वक्त था जब तुम्हारे अंदर मेरे लिए एक फीलिंग था, इसलिए आज मैं तुम्हें खुद से ही रिवार्ड दूंगी। इसके साथ ही एम्प्रेस जो कि अपनी तलवार को निकालने के बाद हमारे शुमो की तरफ कर देती है। शुमो कहता है, मुझे ये स्वॉर्ड मिला था उसके बाद ही मैंने तुम्हें ये स्वॉर्ड दिया था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि यही स्वॉर्ड मुझे ही मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एम्प्रेस ये बात सुनने के बाद रुक जाती है। उसके साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एम्प्रेस बच्ची हुआ करती थी। शुमो जो कि इसके बगल में बैठा हुआ था, उसके साथ ही शुमो को दिखाया जाता है जो कि शुमो और एम्प्रेस सामने आ जाता है। उसके साथ ही कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से पहले चले जाना चाहिए। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है जब मैं इस बात को सोच रही हूँ तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें एम्परेल मैसोलियम में दफन कर दूंगी और मैं हर साल तुम्हें सैक्रिफाइस के तौर पे ऑफर करूंगी। हमारा शुमो जो कि पुराने एम्प्रेस और अभी के एम्प्रेस को इमेजिन कर रहा था कि पहले वो किस तरह की हुआ करती थी और अभी किस तरह की हो गई है। शुमो एम्प्रेस की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से एम्प्रेस जो कि अपने स्वॉर्ड से शुमो की छाती में तलवार को धंसा देती है। काफी सारे लोग जो कि ये देखने के बाद कांप जाते हैं और कितने लोग जो कि वो देख नहीं पाते। शुमो जो कि मरते हुए मन में सोच रहा था, क्या यही अंत है मेरा? नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता। वक्त आ चुका है रेनकार्नेशन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करने का। हमारे शुमो की आंखें बंद होने लगती है। हमें तितली को दिखाया जाता है, उसके साथ ही हमारे शुमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को खोलता है। जब शुमो देखता है तो वो अपने आप को कहीं और पाता है। वो घबरा भी रहा था। उसके साथ ही हमें बता रहा था, मैं ट्रेवल करने के बाद नॉवल की दुनिया में आ चुका हूँ और जिस बॉडी में आया हूँ वो प्रिंस का बॉडी है जो कि एक विलन है। मैंने इस नॉवल की दुनिया के प्रोटैगनिस्ट की अपॉर्चुनिटी को छीन लिया सिर्फ उनकी तकदीर को बदलने के लिए। मैंने हीरोइन लियो रूशो को भी कल्टीवेट करवाया और एक नई डायनेस्टी का एम्परर बनाया। मैंने ये सोचा था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने तकदीर को नहीं बदल पाया। हम उस एम्प्रेस को सिर्फ लू कहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा और आसान पड़ेगा। शुमो मन में सोच रहा था, अब बहुत हो चुका है। जैसा कि मैंने ये सोचा था उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा जैसा कि मैंने पहले किया था। एक आदमी पर्दे को हटाते हुए कहता, मिस्टर शुमो आपका क्या ऑर्डर है, आगे क्या करना है? तो शुमो कहता है, और कितना वक्त लगेगा हमें उस ऑर्फन में पहुंचने के लिए? तो वो आदमी कहता है, कम से कम आधा घंटा लगेगा उस ऑर्फन में पहुंचने के लिए। तो शुमो ये बात सुनने के मन में सोचने लगता है, ये ऑर्फन वही जगह है जब मैं पहली बार लू से मिला था। देखकर ऐसा लगता है कि वो वक्त आ चुका है उससे मिलने का। उसके साथ ही शुमो कहता है, जिस तरह से चल रहे वैसे चलो, हमें उस ऑर्फन में पहुंचना है। तो ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है, ठीक है मार्क्यूस, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही चलते। उसके साथ ही शुमो मन में सोच रहा था, लू कमजोर और अनाथ लड़की है जैसा कि अभी के वक्त में उसे होना चाहिए। ये उसके लिए अफसोस की बात है कि मैं इस जिंदगी में उसे कल्टीवेट नहीं करवाने वाला हूँ। हमें ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। इसके साथ ही काफी बच्चियों को दिखाया जाता है जो कि वो नए नए कपड़े पहन रहे होते हैं। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही थी, क्या मैं पास्ट में वापस आ चुकी हूँ? मुझे ये याद करने दो कि मेरे साथ हुआ क्या था। हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है या फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लू ने शुमो को मारा था। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पे बैठी हुई थी। उसके साथ ही दो लोगों को दिखाया जाता है। इसमें से जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, योर मैजेस्टी, कुछ ग्रुप की फोर्स जो कि इस जगह पे आने के बाद घुसपैठ कर रहे हैं। आपकी सेफ्टी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप कुछ वक्त के लिए यहाँ से चले जाइए। तो पहला बंदा कहता है, हाँ योर मैजेस्टी, जब तक आप जिंदा रहती हैं तब तक ये बेहतर रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद लू कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ किसी का इंतजार कर रही हूँ। तो ये बात सुनने के बाद कोई कहता है, योर मैजेस्टी, आप किसका इंतजार कर रही है? ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से हमें दिखाया जाता है दीवार को टूटते हुए। उसके साथ ही किसी के पैर को दिखाया जाता है। जैसे कोई अंदर दाखिल होता है वैसे दो लोग जो कि लू को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। उसमें से कोई बंदा कहता है, योर मैजेस्टी, ये विच यहाँ पे आ चुकी है। ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप यहाँ से जल्दी से निकल जाइए, हम इसे रोकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की एक स्माइल देती है और कहती है, तुम दोनों ही काफी ज्यादा वफादार हो। ये कहती ही वो लड़की जो कि वो दोनों ही के सर को काट देती है और उन्हें खत्म कर देती है। और उसके साथ ही कहती है, आखिरकार अब कोई भी हमारे रास्ते के बीच में नहीं है। काफी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है सिस्टर लू। शायद ये हमारा दूसरा मुलाकात होने वाला है, या फिर इसे भी कह सकते हैं कि हमारा आखिरी मुलाकात होने
होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद लू कहती है तुम यहाँ पे आ चुकी हो, तुम्हारा नाम तो मॉर्निंग सन है, बहुत ही लंबा वक्त हो चुका है हमें नाम मिले हुए। हमें इस लड़की के पूरे शक्ल को दिखाया जाता है, वैसे इसका नाम मॉर्निंग सन कहा जा रहा है तो हम अभी इसके लिए इसे मॉर्निंग सन ही कहेंगे। मॉर्निंग सन कहती है मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था, जब शुमो उस ऑर्फनेज से तुम्हें लेकर गया था तो तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही थी, यहाँ तक कि तुम इस जनरेशन की एम्प्रेस भी बन चुकी हो। लेकिन मैं उन कुत्तों से सिर्फ फूड के लिए झगड़ा करती थी, मैंने हर मुमकिन ये कोशिश किया है अपने आप को सरवाइव करने का, और मैंने पूरी जिंदगी को ये देखा है कि किस तरह की जिंदगी होती है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे हार चुकी हो। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम किस तरह से मुझसे हार चुकी हो? लू मॉर्निंग सन के हाथ को हटाते हुए कहती है बताओ कि मैं किस तरह से तुमसे हारी हूँ। तो ये पास सुनने के बाद मॉर्निंग सन जो कि लू के करीब आ जाती है और कहती है तुम इसलिए मुझसे हारी हो क्योंकि तुमने शुमो को मार डाला। तो ये बात सुनने के बाद लू जो कि वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है इससे? तो वो मॉर्निंग सन कहती है जब तक शुमो तुम्हारे आसपास होता तो ये मेरे लिए नामुमकिन होता है इस ग्रेट यान डायनेस्टी में दाखिल होना। लू कहती है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? ये भी कह ही रही थी कि मॉर्निंग सन ने लू के चेस्ट में वो तलवार को धंसा देती है और कहती है तुम अपने पावर में इतना पागल हो चुकी थी जिसकी वजह से तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि तुमने शुमो को बिना अफसोस के मार डाला। क्या तुम्हारे जैसा बेवकूफ सच में एम्प्रेस कहलाने के हकदार भी है? लू जो कि मर रही थी उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी क्या सच में ये मेरी गलती थी? शुमो अगर मैं पास्ट में वापस जा पाती तो मैं सच में कुछ कर पाती। लू की आंखें बंद हो रही होती, उसके साथ ही में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लू मन में सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, क्या ये सच में हुआ था? एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लू से कहती है क्या तुम ठीक हो? तो लू जो कि झटके से अपने हाथ को हटा लेती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये बात सुनने तो वो लड़की कहती है अगर तुम ठीक हो तो जल्दी से नए कपड़े को पहन लो क्योंकि नॉवल आदमी हमें चूज करने के लिए जल्दी आने वाले हैं। लू ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगती है इसने क्या कहा कि नॉवल आदमी हमें चुनने के लिए आ रहे हैं? ये बिल्कुल ही सही है, यही वो वक्त है जब पिछली जिंदगी की तरह इस जिंदगी में भी शुमो मुझे ऑर्फनेज से लेके जाने वाला है। ये अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं शुमो से फिर से मिलने वाली हूँ, लेकिन इस बार के वक्त में मैं इस तरह की हरकत नहीं करूंगी जिस तरह की मैंने पहले हरकत की थी। ये भी सोच ही रही थी कि अचानक से ऑर्फनेज का मालिक आते हुए कहता है अगर तुम सभी का कपड़ा बदलना हो चुका है तो जल्दी से फ्रंट यार्ड में आ जाओ, सभी लोग एक जगह गैदर हो जाना। हमें फ्रंट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि खेल रही होती है, उसके साथ ही में मॉर्निंग सन को दिखाया जाता है। मॉर्निंग सन जो कि वो देख ही रही होती है, लेकिन अचानक से जो ऑर्फनेज का मालिक होता है वो आते हुए कहता है शाओ यांग खुद को शर्मिंदा करना बंद करो, जल्दी से बैकयार्ड में चली जाओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो अब से हम इसे मॉर्निंग सन नहीं कहेंगे बल्कि शाओ यांग कहेंगे या फिर शाओ कहेंगे। शाओ यांग कहती है मैं सिर्फ कॉर्नर में खड़े होकर देखना चाहती हूँ, मैं किसी भी नॉर्मल आदमी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं भी नॉर्मल आदमी को देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह के होते हैं। हमें बच्चे की ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें लू और शाओ यांग होती है। शुमो जो कि वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है मुझे उन बच्चों को दिखाओ जो कि तुमने उन्हें मेंशन किया है। शाओ यांग की नजर और लू की नजर दोनों ही की नजर शुमो की तरफ होती है। शुमो को दिखाया जाता है, एक आदमी कहता है सर आप यहाँ पे ये जिनको मैंने मेंशन किया वो सभी बच्चे यहाँ पे। शुमो जो कि लू की तरफ देख रहा था, उसके साथ ही हंसते हुए मन में सोच रहा था लू अब हमें और भी तुम्हारे बारे में इस जिंदगी में बात करने की जरूरत नहीं है। लू जो शुमो की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी शुमो जैसा कि मैंने ये सोचा था तुम सच में यहाँ पे आ चुके हो। वो आदमी कहता है मिस्टर शुमो जिस बच्ची को भी हमने अडॉप्ट किया है उन सभी बच्चों की हड्डी को हमने टेस्ट किया है, ये लोग ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा हायर लेवल के हैं, आप इन्हें सोल्जर के तौर पर ट्रेन कर सकते हैं या फिर गुलाम बना सकते हैं, ये सभी में फिट करेंगे। वैसे मिस्टर शुमो यहाँ पे एक बच्ची है जिसका हड्डी काफी ज्यादा अच्छा है, वो बेस्ट मटेरियल रहेगी आपके लिए। वो रही वो लड़की जो कि बाकी लड़कियों में से ज्यादा बेहतर है। शुमो लू की तरफ देख रहा था, लू जो शुमो की तरफ घूरते हुए देख रही थी। वो आदमी कहता है लेकिन इस छोटी लड़की का जो प्राइस है वो कुछ ज्यादा हायर है। तो शुमो जो कि उस ऑर्फनेज के मालिक की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा कोई भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। ये कहते हुए शुमो का नजर शाओ यांग की तरफ चला जाता है। शाओ यांग को देखते हुए मन में सोच रहा था ये लड़की को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है जिस लड़की के बारे में मैं सोच रहा हूँ वही लड़की ये है। शुमो शाओ यांग की तरफ इशारे करते हुए कहता है इस लड़की के साथ क्या चल रहा है? तो ऑर्फनेज का मालिक कहता है क्या आप शाओ यांग की बातें कर रहे हैं? ये लड़की काफी ज्यादा बेकार है और ये किसी काम की नहीं है और ये कमजोर है, यहाँ तक कि इसका हड्डी भी कमजोर है। शाओ यांग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नॉवल आदमी को परेशान मत करो। ये कहते हुए ऑर्फनेज का मालिक शाओ यांग को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाओ यांग जो कि कपकपाने लगती है। ये देखने वाला शुमो है जो कि मन में सोचने लगता है ये तो वही लड़की है, अगर मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ तो जरूर से कोई ना कोई स्टोरी इसके लिए बनी जाएगा। शाओ यांग अपने सर को नीचे करते हुए रोने लगती है और अपने सर को उठाते हुए शुमो की तरफ देखते हुए रो रही होती है। और अचानक से शाओ यांग जो कि अपने कदम को उठाते हुए शुमो की तरफ बढ़ने लगती है और उसके गले लग जाती है। ये देखने के बाद ऑर्फनेज का मालिक भी हैरान हो जाता है। शाओ यांग कहती है यंग मास्टर क्या आप मुझे
यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करूंगी सिर्फ आपके लिए। ये बात सुनने के बाद ऑर्फनेज का मालिक गुस्सा हो जाता है और शाओयांग के बाल को पकड़ते हुए कहता है बाहर निकल जाओ यहाँ से। लेकिन शूमो जो कि ऑर्फनेज के मालिक को रोक देता है तो ऑर्फनेज का मालिक जो शाओयांग को छोड़ देता है। शाओयांग फिर से उठते हुए शूमो के कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है यंग मास्टर प्लीज मुझे इस जगह से लेकर चले जाइए, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। तो ये बात सुने हुए शूमो कहता है क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ? तो शाओयांग जो कि कपकपाते हुए कहती है हाँ मैं सच में ये चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं। शूमो कहता है तुमने अभी मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। तो शाओयांग कहती है जब तक यंग मास्टर मुझे इस जगह से लेकर जाते हैं तब तक यंग मास्टर जो भी आप कहते हैं मैं वो आपकी बातों को मानते हुए करूंगी। शूमो जो कि शाओयांग की तरफ देख रहा था, लेकिन लू जो कि शूमो और शाओयांग की तरफ हैरानी से देख रही थी, उसके साथ ही में मन में सोच रही थी ये चल क्या रहा है यहाँ पे? जिस तरह से स्क्रिप्ट होना चाहिए था उस तरह से तो स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं हो रहा है। मुझे शाओयांग की जगह पे होना चाहिए था जो शूमो मुझे इस जगह से लेकर जाता, लेकिन शूमो उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से स्क्रिप्ट में उसे करना चाहिए था। जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, शूमो को मुझे चूज करना चाहिए था, शाओयांग को तो इसको बिल्कुल ही चूज नहीं करना चाहिए था। और फिर इसका मालिक ये देखने के बाद बिल्कुल ही घबरा जाता है। उसके साथ ही में मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है? मैंने ध्यान से लू को चूज किया था क्योंकि उसका जो हड्डी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शाओयांग का जो हड्डी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो इस तरह से तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। ऑर्फनेज का मालिक कहता है मिस्टर शूमो क्या आप सिर्फ एक ही बच्ची को एडॉप्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई बच्ची को आप नहीं चाहते हैं? शूमो शाओयांग के हाथों को पकड़ के लेके जा ही रहा था कि अचानक से ये बात सुनने के बाद रुक जाता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे इसके अलावा कोई और भी सवाल है? तो ऑर्फनेज का मालिक कहता है आपने यहाँ पे काफी सारी बच्चियों को देखा है और इसमें से जो लू है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी की मालिक है, तो आपको ठीक से इसके बारे में सोचना चाहिए। लू बिल्कुल इस सदमे में होती है। शूमो कहता है क्या तुम मुझे हुक्म दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए? ये बात सुनेगा तो ऑर्फनेज का मालिक घबरा जाता है और कहता है नहीं बिल्कुल ही मेरा ऐसा मतलब नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। ये भी कह ही रहा था कि अचानक से लू जो कि बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से शूमो की तरफ पहुंच जाती है, उसके कपड़े को पकड़ते हुए कहती है मिस्टर शूमो मुझे इस जगह से लेकर चले जाइए, मुझे इस जगह पे नहीं रहना है। तो ये बात सुनने के बाद ऑर्फनेज का मालिक कहता है बेवकूफ लड़की तुम कर क्या रही हो? शाओयांग जो कि पूरे नजारे को देख रही थी और भी कस के हमारे शूमो के कपड़े को पकड़ लेती है। ऑर्फनेज का मालिक कहता है बेवकूफ लड़की क्या तुम्हें ये नहीं पता है मिस्टर शूमो तुम्हारे पहुंच से बहुत ही ज्यादा बाहर है। ये कहते हुए वो लू को पीछे करने लगता है, लेकिन शूमो कहता है रुक जाओ। तो ये बात सुनने के बाद लू जो कि सुकून की सांसें लेती है। शूमो लू के हाथों को पकड़ते हुए उठा रहा था, लू जो कि खुशी से देख रही थी, लेकिन अचानक से शूमो जो कि उस झटके से उस हाथ को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरती है। लू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वो हैरान हो रही होती है। शूमो जो कि लू की तरफ देख रहा था, उसके साथ ही में मन में सोच रहा था लू मैं तुम्हारे साथ कम से कम 100 सालों से ज्यादा रहा था, लेकिन तुमने मेरे यकीन को तोड़ा था, तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें भरोसा नहीं कर सकूंगा। शूमो जो कि शाओयांग के हाथों को पकड़ के लेके जा रहा था, उसके साथ ही कहता है मैं सिर्फ शाओयांग को लेके जाने वाला हूँ और किसी को नहीं। लू जो कि हैरानी से देख रही थी और कहती है ये हो क्या रहा है, ये इस तरह से क्यों हो रहा है? ये भी कह ही रही थी और फिनिश का मालिक शूमो के पास आते हुए कहता है मिस्टर शूमो रुक जाइए जरा, हमें आपसे बात करना है, जबकि आप सिर्फ शाओयांग को लेके जाने वाले हैं, तो इसकी प्राइस के तौर पे कम से कम आपको 2000 लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन और 200 मीडियम ग्रेड के स्पेशल स्टोन देना होगा। शूमो स्माइल करते हुए कहता है क्या कहा तुमने कि मुझे तुम्हें स्पेशल स्टोन देना होगा? क्या तुम सच में मुझसे इतनी हिम्मत कर रहे हो स्पेशल स्टोन मांगने की? तो ये बात सुनने के बाद ऑर्फनेज का मालिक कहता है मिस्टर शूमो आपका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं? तो शूमो कहता है क्या हो अगर मैं इस चीज के लिए तुम्हें पे ना करूं? तो ऑर्फनेज का मालिक घबराते हुए कहता है मिस्टर शूमो अगर आप इस तरह से करने वाले हैं तो इतना भी आसान नहीं होगा कि आप इस जगह से जा सकते हैं। ये कहते हुए ऑर्फनेज का मालिक कुछ ऐसी सेल्स को बुला लेता है जो कि वो शूमो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। शूमो जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है। शूमो एक असेसिन के हमले से डॉज करते हुए कहता है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम और भी क्या कर सकते हो। ये भी कह ही रहा था कि मैं शूमो के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आते हुए दोनों असेसिन के छाती में अपने हाथ को धंसा देता है और उन्हें मारने के बाद वो अपने हाथ को निकाल देता है। हमें ऑर्फनेज के मालिक को दिखाया जाता है जो कि वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है देखने के बाद, क्योंकि वो दोनों ही असेसिन का लाश जो कि जमीन पे होता है। ऑर्फनेज का मालिक फिर से 4 असेसिन को बुला लेता है जो कि घर को तरफते हुए आता है और ऑर्फनेज का मालिक कहता है जल्दी से इन्हें मार डालो, अगर हम इन्हें मारते नहीं है तो ये हमें मार डालेंगे। ये कहते हुए ऑर्फनेज का मालिक वहां से भागने लगता है। शूमो ये देखने के बाद कहता है मिस्टर वैंग मैं इन सभी को आप पे छोड़ता हूँ, आप इन्हें देख लीजिए। ये कहने के बाद शूमो जो कि ऑर्फनेज के मालिक का पीछा करने लगता है। हमें मिस्टर वैंग को दिखाया जाता है जो कि उन चारों असेसिन के ऊपर तड़पते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हमें उनकी मौत का सीन नहीं दिखाया गया कि वो किस तरह से मरते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी चीख की आवाज आती है। ऑर्फनेज का मालिक ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है मिस्टर शूमो मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। शूमो जो कि उस ऑर्फनेज के मालिक के सामने
होता है। शाओ यांग भी जो कि वो भी वहीं पे होती है। ऑर्फनेज का मालिक अपने घुटनों पे आते हुए कहता है मैं आपको स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, यहाँ तक कि ट्रेजर भी दूंगा, आपको जो चीज चाहिए मैं आपको वो दूंगा, बस आप मुझे मारिए मत। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जैसा कि सिर्फ ये लड़की को चाहता है तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बचा है, मैं इस लड़की को कैप्चर करने के बाद सिर्फ इससे हॉस्टेज बना सकता हूँ। ये सोचते हुए ऑर्फनेज का मालिक आगे बढ़ने लगता है, अपने हाथों को शाओ यांग की तरफ करने लगता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ खून ही खून दिखाया जाता है और उस ऑर्फनेज के मालिक के हाथ को दिखाया जाता है जिससे वो शाओ यांग को पकड़ने वाला था। ऑर्फनेज का मालिक ये देखने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है। शुमो ने सिर्फ अपने हाथों से उसके हाथ को काट दिया हुआ होता है। शाओ यांग भी ये सीन देख रही होती है। ऑर्फनेज का मालिक कपकपा रहा होता है डर के मारे। शुमो कहता है अब से शाओ यांग की लाइफ के साथ कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावा। शाओ यांग भी ये बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। हमें आसमान की तरफ से दिखाया जाता है जो कि चमकती हुई चीज को दिखाया जाता है जो कि एक तलवार होता है, वो जमीन में आके धर जाता है। शुमो कहता है शाओ यांग तुम अपने हाथों से इसे मार डालो, जरूर से इसने तुम्हारे साथ कुछ गलती किया होगा इसलिए तुम इसे मार डालो। शाओ यांग के सामने वो तलवार होता है और ऑर्फनेज का मालिक ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। शाओ यांग उस वक्त को याद कर रही थी जब ऑर्फनेज का मालिक बुरी बातें करता था। ऑर्फनेज का मालिक शाओ यांग से कहता है तुम सिर्फ कचरा हो क्या, तुम्हें मैं सिर्फ यहाँ पे खाने के लिए लेके आया था, तुम किसी काम की नहीं हो, सिर्फ खाना ही खाती रहती हो। हमें ऑर्फनेज के मालिक को दिखाया जाता है जो कि शाओ यांग को मार रहा होता है और कहता है तुम एक लूजर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकी, क्या तुम ये सोचती हो कि तुम किसी तरह की प्रिंसेस हो। कुछ लोग ऑर्फनेज के मालिक को रोकते हुए कहते बॉस बहुत हो चुका है, अगर इसी तरह से आप मारते रहे तो वो मर जाएगी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शाओ यांग जो कि उस तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। शुमो कहता है ये इंसान बिजनेसमैन के साथ मिलकर बहुत ही बुरी हरकतें किया है बच्चों के साथ, इसने इसी तरह से तुम्हें भी बुली किया है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है, इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम इसकी जिंदगी को खत्म कर सकती हो। शाओ यांग उस तलवार को पकड़ लेती है और गुस्से से ऑर्फनेज की मालिक की तरफ देख रही थी। ऑर्फनेज का मालिक घबराते हुए कहता है शाओ यांग मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे मार नहीं सकती, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया था। शाओ यांग उस तलवार को जमीन पे घसीटते हुए ऑर्फनेज के मालिक के पास पहुंच जाती है और ऑर्फनेज का मालिक घबराते हुए कहता है अगर मैं ना होता तो तुम उसी वक्त मर जाती, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकती, मुझे यहाँ से जाने दो। शाओ यांग गुस्से से कहती है घर ये कहीं कि तुमने मुझे बचाया नहीं था बल्कि हर दिन तुम मुझे मौत जैसी जिंदगी देते थे, तुम हमेशा ही मुझे परेशान करते थे। ऑर्फनेज का मालिक चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने हिम्मत भी की मुझे मारने की तो मैं यहाँ से तुम्हें बिल्कुल ही जाने नहीं दूंगा। ये भी कह ही रहा था कि अचानक से शाओ यांग ने उसके पैर को काट दिया होता है जिसकी वजह से ऑर्फनेज का मालिक रोते हुए कहता है शाओ यांग तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर मत करो, टॉर्चर से बेहतर है कि तुम मुझे सिर्फ मार ही डालो। शाओ यांग ने दूसरे हाथ को भी काट दिया होता है, इसी तरह से स्लैश मारते मारते बाकी बॉडी पार्ट को भी काट रही होती है और हमें खून ही खून दिखाया जाता है। ऑर्फनेज का मालिक कहता है शाओ यांग मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, लेकिन शाओ यांग ने उसे मार दिया होता है। शुमो शाओ यांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वो मर चुका है। तो ये बात सुनने के बाद शाओ यांग कहती है यंग मास्टर अब से मैं आपके ऑर्डर को मानूंगी। तो शुमो कहता है अब से तुम मुझे फॉलो करने वाली हो और अब किसी ने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश किया तो मैं उसे मार डालूंगा। शुमो शाओ यांग के हाथों को पकड़ के लेके जा रहा था। शाओ यांग जो कि खुश हो रही होती है। मिस्टर वैंग कहते हैं मास्टर हमें दूसरे अनाथ बच्चों का क्या करना चाहिए। तो शुमो कहता है किसी को भेजो इन्हें पैसा देने के लिए और इन्हें कहो कि ये खुद से इस दुनिया में सरवाइव करे। ये कहने के बाद शुमो और मिस्टर वैंग और शाओ यांग जो कि ये तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। लू जो कि रोकना चाहती थी लेकिन वो रोक नहीं पाती और इसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी नहीं मैं यहाँ पे तो नहीं रोक सकती, लेकिन मुझे कोई ना कोई ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ पे मैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाऊंगी। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो शाओ यांग के सामने बैठा हुआ था और कहता है क्या तुम भूखी हो। तो शाओ यांग कहती है नहीं मुझे भूख नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आता है जिसकी वजह से शाओ यांग कहती है थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। तो शुमो कहता है ठीक है खाना शुरू कर। उसके साथ ही शुमो जो कि अपने स्पेस रिंग से काफी सारे खाने को निकाल लेता है। ये देखने पर शाओ यांग की आंखें चमकने लगती है। शुमो कहता है तुम रुकी हुई हो, खाना क्यों नहीं खा रही। शाओ यांग बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से खाना खाने लगती है। तो शुमो कहता है तुम आराम से खाओ, मैंने तुम्हें पहले ही ऑर्फनेज में ये कहा था अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन डालना होगा। जब रेस्ट्रिक्शन तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा तो तुम कभी भी मेरे ऑर्डर को नकार नहीं सकती हो, यानी कि तुम्हें हर हाल में मेरे ऑर्डर को मानना होगा और तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती हो। अगर तुमने ये करने की सोचा भी या करने की कोशिश भी किया तो ये हो सकता है तुम्हारा सोल जो कि बिल्कुल ही खत्म हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अभी एक मौका दे सकता हूँ चॉइस करने का। अगर तुम चाहती हो तो ये बात भूलने के बाद यहाँ से तुम जा सकती हो। जैसी शाओ यांग ये बात सुनती है वैसी कहती है यंग मास्टर आप सोचते क्या है कि मैं हूँ कौन, मैंने डिसीजन को ले लिया है और मैं इस डिसीजन से बिल्कुल ही पीछे नहीं हटने वाली हूँ। शुमो शाओ यांग के सर पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है अच्छी बात है कि तुमने ये कहा है, अपने बॉडी को रिलैक्स कर दो और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें शाओ यांग के सोल को दिखाया जाता है क्योंकि इसे जंजीर से कैद कर दिया जाता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन उसके बॉडी में डाल दिया जाता है। शुमो मन में सोच रहा था मैंने शाओ यांग की बॉडी में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया और ये पूरा हो चुका है। शुमो कहता है जल्दी से आओ और ये
कोशिश करो मुझे पंच करने का। ये बात सुनने शाओयांग हैरान हो जाती है तो शुमो कहता है मैंने कहा कोशिश करो मुझे पंच करने का। शाओयांग जो कि कोशिश करने ही वाली थी लेकिन उसे तकलीफ होने लगता है तो शुमो कहता है यही इफेक्ट है इस रिलेशनशिप का। अगर फ्यूचर में तुमने कोशिश भी किया मुझे चोट पहुंचाने का तो ये हो सकता है या इससे भी बदतरीन हो सकता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर मैं कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाली। ये भी कह रही थी कि मिस्टर वैंग कहते हैं यंग मास्टर हम वापस से मेंशन में आ चुके हैं। तो शुमो उस चैरियट से उतर जाता और कहता है मिस्टर वैंग शाओयांग के लिए रूम को तैयार करवाओ और किसी लड़कियों को कहो कि इसे नहवा दे। मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे उसे डील करना है, उसे मैं करने के बाद जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुमो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। मिस्टर वैंग चैरियट से शाओयांग को उतारते हुए कहते हैं शाओयांग मेरे साथ चलो। उसके साथ ही मिस्टर वैंग जो कि किसी रूम के पास जा रहे थे और शाओयांग भी जो कि उनके साथ ही चल रही थी। मिस्टर वैंग किसी रूम का दरवाजा खोलते उसके साथ ही कहते शाओयांग अब से ये तुम्हारा रूम होने वाला है। शाओयांग ये देखने के बाद मन में सोचने लगती है क्या ये सही रहेगा, मैं इस तरह की जगह पे रह सकती हूँ। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग की तरफ देखते हुए कहती है लड़की इस तरह की गड़बड़ क्यों कर रही है। शाओयांग जो कि वहां से भाग रही थी और कहती है अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती है तो ये बेहतर रहेगा कि मैं बेड पे चली जाऊँ। शाओयांग मिस्टर वैंग से कहती है ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं इस तरह की जगह पे रहूं, तो ये बेहतर रहेगा कि मैं घोड़े के घर में रहूं। मिस्टर वैंग हंसते हुए कहते हैं यंग मास्टर ने आपको चूज किया है तो हम इस तरह से आपको उस जगह पे कैसे रहने दे सकते हैं। शाओयांग मना करना चाहती थी लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाती है। मिस्टर वैंग वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं जो नौकरानी है वो आपके कपड़े बदलने में मदद करेंगी और आपको नहाने में भी उसके बाद मदद कर देंगी। मैं अभी के लिए शेफ के पास जा रहा हूँ और मैं उन्हें कहूंगा कि आपके लिए भी अब से खाना बनाना शुरू कर दे। मिस्टर वैंग ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। शाओयांग कहती है यंग मास्टर आप सच में मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह की आपने मुझ पर एहसान किया उस एहसान को मैं कैसे लौटाऊंगी। हमें किसी पैर को दिखाया जाता है जो कि वो सामने की तरफ चल रहा था और वो हमारा शुमो होता है। शुमो मन में सोच रहा था अगर मैं अभी वक्त के हिसाब से चलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को अभी किसी ने लिया नहीं होगा। शुमो एक गली से गुजर रहा था। हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जो कि एक लड़का उसके सामने होता है और कहता है बॉस ये जो जेट पेंडेंट है ये टूटा हुआ है और छोटा है, इसका जो प्राइस है ये कम से कम 20 स्पिरिचुअल स्टोन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शॉप का ओनर कहता है क्या कहा तुमने कि तुम 20 स्पिरिचुअल स्टोन दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम है, इसके मुकाबले बहुत ही कम है। कम से कम जो इस जेट पेंडेंट का प्राइस है वो 50 स्पिरिट स्टोन है जो कि अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो देना ही होगा। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें 30 स्पिरिट स्टोन दूंगा, इस जेट पेंडेंट को मुझे दे दो। तो शॉप ओनर खुश हो रहा होता है और कहता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा कम है, मैं तुम्हें नहीं बेचने वाला। ये भी कह ही रहा था कि अचानक से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है मैं तुम्हें 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, इस जेट पेंडेंट को मैं चाहता हूँ मुझे बेच दो। उन दोनों ही का ध्यान उस आवाज पे चला जाता है। शॉप ओनर कहता है क्या कहा तुमने कि तुम 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन दोगे अगर मैं इस जेट पेंडेंट को दे देता हूँ। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के स्टोन को उस टेबल पे फेंक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है जिस चीज को मैंने अभी टेबल पे रखा है वो लो है। शॉप ओनर कहता है आप तो मिस्टर शुमो है यंग मास्टर, ये जो जेट पेंडेंट है ये हमारे फैमिली का विरासत है। शुमो कहता है तुमने ये कहा कि ये तुम्हारे फैमिली का विरासत है लेकिन इस जेट पेंडेंट को तुम 50 स्पिरिट स्टोन में बेच रहे थे। शॉप ओनर घबरा जाता है और उस जेट पेंडेंट को हमारा शुमो की तरफ कर देता है और कहता है यंग मास्टर जैसा कि आप इस जेट पेंडेंट को इतना चाहते हैं तो मैं इसे 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मैंने इस जेट पेंडेंट को पहले चाहता था और मैंने इसे पहले देखा था, तुम इस तरह से उसे नहीं बेच सकते। वो लड़का ये भी कह ही रहा था कि शुमो ने उस जेट पेंडेंट को शॉप ओनर से ले लेता और मन में सोचने लगता है देखकर ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुमसे आगे हूँ, तुम मेरे आसपास भी नहीं पहुंच सकते। शुमो हमें बता रहा था इस लड़के का नाम लिन ये है जो कि इस नॉवल का हीरो है। ये एक अनाथ है और इसी तरह से इस दुनिया में ये आवारों की तरह घूमता रहता है। इस लड़के के पास रेयर बॉडी है जिसका नाम स्पीड सीकिंग फिजिक्स है। अगर इस लड़के को एशियन जेट पेंडेंट मिल जाता तो इसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाता और इसकी कल्टीवेशन की शुरुआत इसी तरह से होती और ये मॉर्टेलिटी भी पा सकता था। शुमो उस पेंडेंट को लेके जा रहा था। उस लड़के से कहता है मुझे ये उम्मीद है कि हम वापस से फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। वैसे इस लड़के का नाम लिन ये है तो हम इसे सिर्फ लिन कहेंगे। लिन मन में सोच रहा था डैम इट, ये मार्क्यूस है कौन जो कि मेरी जेट पेंडेंट को मुझसे छीन कर लेकर जा रहा है। जिस तरह का ऑरा मैंने उस जेट पेंडेंट में देखा था इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह के जेट पेंडेंट को नहीं देखा था। ये सच में एक ट्रेजर था, अगर उस ट्रेजर को मुझे मिल जाता तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। एक दिन मैं उस मार्क्यूस को सबक सिखाऊंगा जो कि आज इस तरह की उसने हरकत किया है वो आगे चल के अफसोस करेगा। वैसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो लिन मार्क्यूस कह रहा है वो हमारे मेन लीड शुमो को ही कह रहा है। हमें एक और को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से जा रहा था। ये देखने के बाद लिन कहता है ये क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल क्रिएशन बॉर्न है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मुमकिन हो सकता है ये जेट पेंडेंट से कोई रिलेट करता हो, या फिर ये भी हो सकता है ये
आगे चल के मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो कि जेट पेंडेंट को लेकर खड़ा हुआ होता है। वो जेट पेंडेंट से ऑरा निकलता है, वो जेट पेंडेंट भी टूट जाता है और उसमें से 2 चीज निकलता है। शुमो ये देखने के बाद कहता है ये अभी भी यहाँ पे क्लाउड स्पीड बुक और क्लाउड स्पीड की, जब तुम क्लाउड स्पीड के सीक्रेट रैलम में पहुंच जाओगे तो तुम हेवन के रैलम पे पहुंच सकते हो। जो सीक्रेट प्लेस है उसे क्लाउड स्पीड कहा जाता है जो कि एशियन इमॉर्टल ने छोड़ के गए थे। इसमें ना गिनने वाली अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि एशियन इमॉर्टल ने काफी सारे ट्रेजर को छोड़ के गए थे। अफवाह के हिसाब से ये जो डिस्क है यही की है क्लाउड स्पीड की जगह का। इस जिंदगी में मैं ही इंचार्ज होने वाला हूँ इस शो को चलाने वाला, क्योंकि इस जिंदगी में मैं किसी को भी अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। शुमो अपने मेंशन में आ जाता है। मिस्टर वैंग कहते हैं यंग मास्टर आप वापस आ चुके हैं। शुमो कहता है हाँ मैं वापस आ चुका हूँ, चलो खाने की तैयारी करो और छोटी लड़की को भी लेके आ जाना। जैसे ये बात सुनते वैसे मिस्टर वैंग कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। वैसे वो बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से वहां से गायब हो जाते हैं। शुमो किसी तरह की जगह पे आ जाता है, वो देख रहा होता है। उसके साथ ही वो रूम के अंदर एंटर होता है। नौकरानी कहती है जो आयनस अब यहाँ पे आ चुके। शुमो कहता है वो शाओयांग कहाँ पे है। हमें शाओयांग के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही 2 नौकरानी जो कि शाओयांग को नहा रही होती है। शाओयांग कहती है ये लगभग हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिएगा स्ट्रेंजर, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। शाओयांग खुश होती है। उसके साथ ही कहते ये अच्छी बात है, ये पहली बार है मेरा जो कि मैं इस तरह के अच्छी तरह से नहा रही हूँ। शुमो जो कि शाओयांग के रूम के सामने आ जाता है और उसे ढूंढ रहा होता है। शाओयांग ये बात सुनने के बाद कहती है यंग मास्टर क्या कोई प्रॉब्लम है, मेरे कपड़े का है, मुझे कपड़े पहनने हैं। शुमो जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है, वो सामने की तरफ देख रहा होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर रुक जाइए, लेकिन शुमो जो कि अंदर घुस जाता है जिसकी वजह से शाओयांग जो कि पानी के अंदर चली जाती है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर अब यहाँ पे क्यों आए। शुमो को भी ये समझ में आ जाता है कि वो गलत वक्त पे आया है, जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं गलत वक्त पे आ चुका था। शाओयांग ये बात सुन रही थी और कहती है यंग मास्टर कोई बात नहीं। शुमो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो नहाने के बाद, वो तैयार होने के बाद हमारे शुमो के सामने आ जाती है और कहती है यंग मास्टर आप काफी लंबे वक्त से मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो शुमो कहता है ये ड्रेस तुम पर जच रहा है। तो शाओयांग कहती है शुक्रिया योर हाइनेस सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। शुमो कहता है चलो मेरे साथ और डिनर के बाद तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैं ये चाहता हूँ उसे तुम ट्राई करो। एक नौकरानी हमारे शुमो को इशारा कर रही थी उस रूम के सामने जाने के लिए। शुमो जो कि उस दरवाजा खोलने के बाद उस रूम के सामने आ जाता है। शाओयांग ये देखने के बाद हैरान हो जाती है कि कुछ नौकर और नौकरानी जो कि उन दोनों ही के सामने खड़े हुए होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर खाना तैयार हो चुका है। हमें काफी सारे खाने को दिखाया जाता है। शाओयांग ये देखने के बाद उसके लार टपकने लगता है और कहती है वाह जो खाने हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। शुमो कहता है तुम इंतजार किसका कर रही हो, जितने भी खाने ये सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे ये बात सुनती है वैसे शाओयांग पूरी खाने को खाने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ही फुर्ती रफ्तार से खाने लगती है। उसके साथ ही कहती है काफी ज्यादा डिलीशियस है। एक नौकर जो कि कहता है आराम से खाइए, इतनी जल्दी मत कीजिए। लेकिन शाओयांग जो कि अपने भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाती जिसकी वजह से वो बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से खा रही होती है। शाओयांग खाने के बाद कहती है मैं पहली बार इतना खा रही हूँ, इससे पहले मैं नहीं खाती थी। शुमो कहता है शेफ अब दिन में से 3 वक्त का खाना तैयार करना। तो शेफ कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं समझ चुका हूँ, अब दिन में 3 वक्त का खाना तैयार करूंगा। शुमो कहता है शाओयांग जैसा कि तुम्हारा पेट भर चुका है तो चलो मेरे साथ चलो। तो शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर। हमें दिखाया जाता है शाओयांग और शुमो जो कि किसी रूम में आ जाते हैं। शुमो किसी तरह के स्कूल को निकालते हुए दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए। हमें उस स्कूल का नाम बताया जाता है जो कि द क्लाउड स्पिरिट बुक होता है जो कि जेट पेंडल से निकला हुआ होता है। शाओयांग उस स्क्रोल को ले लेती है और वो बैठ जाती है और स्कूल को खोल लेती है। शुमो कहता है इस स्क्रोल को पढ़ो और इसमें कोशिश करो इसे प्रैक्टिस करने का। उसके साथ ही शुमो मन में सोच रहा था जब ये विच इतने पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस करेगी तो उसके बाद इसके साथ क्या होगा। हमें उस शॉप ओनर को दिखाया जाता है जो कि हमारे शुमो को जेट पेंडेंट को बेचा था 1 लाख में। वो शॉप ओनर जो कि वो जेट पेंडेंट को टूटा हुआ देखता है और कहता है सच में ये बैड लक है, अगर मैं इसे पहले जानता तो मैं और भी केयरफुल होकर चेक करता। ये मुमकिन हो सकता था कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेट पेंडेंट को बाहर ले आता। काश पहले मैं ये सोचता। एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शॉप ओनर के पास आ रहा था और कहता है ये शर्मिंदगी की बात है कि वो चीज यहाँ पे नहीं है। तो शॉप ओनर कहता है मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपको नहीं देखा था। वो आदमी कहता है वो जो चीज था वो लास्ट मोमेंट पे यहीं पे जाहिर हुआ था। क्या ये सही रहेगा कि मैं साथ ही टास्ट से ये पूछूं कि ये जो जेट पेंडेंट का पिक्चर आप ये देख रहे हैं आप इससे पहले जेट पेंडेंट को देखे हैं। हमें उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता है बल्कि शुमो को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग के सर पे हाथ रखा हुआ होता है और पावर को रिलीज कर रहा था और कहता है कोशिश करो हेवन और अर्थ को कंबाइन करने का सांस के जरिए बॉडी के अंदर। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जैसा कि मुझे इस विच से उम्मीद है ये जो विच है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। ये भी सोच ही रहा था कि शाओयांग को कुछ झटका लगता है उसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। शुमो जैसे ये
ये देखता है वैसे शाओयंग को पकड़ लेता है, वो रूम में ले आता है और किसी नौकर से कहता है जाओ जल्दी से डॉक्टर जैंग को बुलाओ, ये जरूरी है। तो वो नौकर भी कहता है ठीक है यंग मास्टर। हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि किसी दरवाजे के सामने आ जाता है, उस दरवाजे के अंदर से ऑरा निकल रहा था। जैसे वो देखता है वैसे ही वो अंदर आ जाता है और कहता है क्या यही वो रूम है जहाँ से मुझे ऑरा महसूस हो रहा था। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि वो कल्टीवेट कर रही थी। लिन जो कि ये देखने के बाद मन में सोच रहा था ये लड़की कौन है, क्या जो मुमकिन हो सकता है ये सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए। ये लिन अभी कह ही रहा था कि अचानक से उसके पैर के जरिए वो डंडा टूट जाता है। लू को महसूस हो जाता है, जैसे उसे महसूस होता है वैसे ही वो लिन के पीछे आ जाती है और शाखा से लिन के गर्दन में दसाने लगती है और कहती है तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लिन घबराते हुए कहता है मेरा नाम लिन ये है, मुझे हर जगह से निकाल दिया जाता है, मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं 15 साल का हूँ। लू को अचानक से कुछ याद आता है, उसके साथ में मन में सोची थी ये लिन ये है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो है। मुझे ये याद है मेरे पिछली जिंदगी में एक मिनिस्टर था जिसका नाम लिन था, उसने मुझसे ये कहा था कि मेरे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और वो मेरे लिए दुनिया का ट्रेजर ढूंढ सकता है, लेकिन उस वक्त शुमो ने ये मना कर दिया था। क्या ये मुमकिन हो सकता है शुमो इसके आइडेंटिटी के बारे में जानता था। इस जिंदगी में जब तक मैं इसकी मदद से ट्रेजर को ढूंढ सकती हूँ तो मैं जरूर से अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊंगी। लू लिन को छोड़ देती है और शाखा को भी फेंक देती है। लिन ये देखने के बाद कहता है ये तो सिर्फ शाखा था। तो लू कहती है क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए मेरे साथ तुम ट्रैवल करो। तो लिन कहता है मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन लू बिल्कुल ही जवाब नहीं देती है। हमें शाओयांग के रूम को दिखाया जाता है और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग के पल्स को चेक कर रहा था और कहता है हालांकि ये छोटी लड़की टियान ली मिस्टिस बॉडी की मालिक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कमजोर है और कमजोर होता जा रहा है। ये भी रीजन हो सकता है कि इसने अपने कल्टीवेशन को अपने लिमिट से ज्यादा कर दी होगी जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो शुमो कहता है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो डॉक्टर जो कि किसी तरह की पर्ची को हमारे शुमो को देते हुए कहते हैं मैंने पोषण तैयार करने के बाद तुम्हें ये दिया है, इसकी बॉडी पे अप्लाई करना, हो सकता है इस पे जो असर हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इससे भी ज्यादा भयंकर दर्द को बर्दाश्त करना होगा जब ये प्रैक्टिस करेगी। अंत में यही होने वाला है कि ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक तरह से बेकार है। तो शुमो कहता है आपका मतलब क्या है कि ये बेकार है। तो डॉक्टर कहते हैं ये तब तक बेकार है जब तक मार्क्यूस ऑफ एशियन इमोर्टल ग्रास या फिर जेड मस्कल या फिर बोन ग्रास को ढूंढ लेते हैं तब तक ये ठीक हो सकती है, वरना ये सिर्फ एक टेम्पररी इलाज है जो कि आगे चल के किसी काम का नहीं होने वाला है। तो शुमो ये बात सुनने के बाद कहता है जिन चीजों के बारे में आपने मेंशन किया है इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर जेंग जो कि आपने इतनी मदद कर दी है। ये कहने के बाद शुमो जो कि दरवाजे को बंद कर देता है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो जगी हुई होती है। शुमो कहता है कि तुमने सभी ये चीज को सुन ली हो। शाओयांग कहती है यंग मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी हार्ड वर्किंग करूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुमो कहता है तुम्हें बहुत ही भयंकर दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो शाओयांग कहती है मुझे दर्द से डर नहीं लगता, जब तक मैं यंग मास्टर की मदद कर सकती हूँ तब तक ये सही रहेगा। शुमो कहता है मुझे ये उम्मीद है कि तुम अपने वादे को मुकम्मल करोगी, अगले सुबह मेरे साथ ट्रिप पे चलो। शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर मैं आपके साथ चलूंगा। शुमो कहता है इस पोटली में कुछ चीज है जो कि तुम्हारे दर्द को कम करेगा। शाओयांग शुमो से वो पोटली को ले लेती है और शुक्रिया करती है हमारे शुमो का। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। शाओयांग के रूम को दिखाया जाता है। जो शाओयांग होती है वो बेड पर लेटी हुई होती है और हंसते हुए कहती है यंग मास्टर ने मुझे इस मेडिसिन के पोटली को दिया है, नहीं मैं वक्त को बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे कल्टीवेट करना होगा। शाओयांग अपने कल्टीवेशन के पोज में बैठ जाती है और कहती है क्या यंग मास्टर ने इसे दर्द के बारे में मेंशन किया था जो कि आगे चल के मेरे साथ होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन करते हुए मुझे प्रैक्टिस करना ही होगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही शुमो को दिखाया जाता है। शुमो जो कि शाओयांग की तरफ देख रहा था। शाओयांग जो कि खाना फूटी की रफ्तार से खा रही होती है और कहती है यंग मास्टर गुड मॉर्निंग, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। शुमो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से खाओ, तुम्हारे खाने के बाद चलेंगे। शाओयांग जो कि खाना खा लेती है और उसका पेट भर जाता है। शुमो कहता है मुझे टाइट से पकड़ लो और जो तुमने खाना खाया है सफर के दौरान उसे बाहर मत निकाल देना। शुमो जो कि शाओयांग को बहुत ही रफ्तार से उड़ाते हुए लेके जा रहा था। शाओयांग जो कि पहली बार सफर करी थी जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। हमें योलोंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही शुमो जो कि नीचे उतर रहा था और कहता है हम इस जगह पे आ चुके हैं। इस माउंटेन के अंदर एक छुपा हुआ जगह है और इसी छुपी हुई जगह पे जेड मस्किल और आइस बोन ग्रास मिल सकता है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। शाओयांग जो कि सांस को अंदर बाहर कर रही होती है। शुमो जो कि शाओयांग के हाथों को पकड़ के लेके जा रहा था, लेकिन शाओयांग कहती है यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब आवाजें आ रही है। हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि वो दहाड़ मारता है। उसके साथ ही वो टाइगर जो कि हमारे शुमो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। शुमो शाओयांग जो कि उस टाइगर के सामने होते हैं। शाओयांग ये देखने के बाद सामने आ जाती है और कहती है यंग मास्टर संभल कर। वो टाइगर का पंजा जो कि शाओयांग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो शाओयांग जो कि सामने देख रही होती है उसके साथ ही आंखें बंद कर लेती है और मन में सोचने लगती है यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है, मैं आगे चल के आपका साथ नहीं दे पाऊंगी।
होंगी। हमें सिर्फ खून ही खून दिखाया जाता है। हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है जो कि सुमो ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसे हवाई में रोक दिया होता है और कहता है यहाँ पे हर जगह एम्बर फ्लावर के ब्लड शामिल है और जितनी भी एम्बर फ्लावर है सिर्फ इस बीस्ट के पास है जो कि ये क्वालिफाइड नहीं है इसके लिए। सुमो ने किसी तरह की स्किल को इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट के चमड़े को खत्म कर देता है और उसके स्कल को सामने ला देता है और उस बीस्ट के स्कल को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बीस्ट पहले जैसा हो जाता है। तो शाओ यांग ये देखने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है कुछ वक्त पहले इसका हड्डी देख रहा था लेकिन यह पहले जैसा हो चुका है। सुमो जो कि किसी तरह के ऑरा को कंडेंस कर रहा था उसके साथ ही कहता है ये रेइनकार्नेशन का स्क्रिप्चर है, लगभग शाम हो चुका है तो चलो खाना खाने की तैयारी करते हैं। सुमो अपने हाथ को उठाता है और हमें कुछ फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि वो फ्लावर को अपने पास बुला लेता है और कहता है चलो जल्दी से मेरा पीछा करो, हम आज रात के लिए गुफा को ढूंढेंगे, वहीं पे रुकेंगे। तो शाओ यांग कहती है ठीक है। हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओ यांग को दिखाया जाता है जो कि शायद वही बीस्ट को पका रही होती है। सुमो जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है। शाओ यांग उस बीस्ट को बना रही थी और कहती है ये देखने में डिलीशियस है, लेकिन सुमो कहता है अपने सांसों पे ध्यान दो। जैसे ये बात सुनती है शाओ यांग हैरान हो जाती है और कहती है क्या हुआ। गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े हुए थे। शाओ यांग ये देखने के बाद कहती है ये लोग कौन है। सुमो शाओ यांग के करीब आ जाता है और कहता है ये सेक्टर के डिसाइबल है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। ये जो जगह है वो खतरे से भरा हुआ है, काफी कम ही लोग यहाँ पे आते हैं रात के वक्त। शाओ यांग जो कि शर्मा रही होती है क्योंकि सुमो जो कि उसके करीब होता है। शाओ यांग कहती है लेकिन ये यहाँ पे क्यों आए हैं। सुमो कहता है हालांकि मैं इनके इरादे को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं मेरे प्लान को खराब करने के लिए। अगर इन लोग इस तरह से करने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्हें मारना होगा। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि वो छुपी हुई होती है और मन में सोच रही थी ये काफी ज्यादा अजीब है, कम से कम ये तीसरा वेव आ चुका है, ये सेक्टर के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लिन को दिखाया जाता है, लिन किसी तरफ इशारा कर रहा था और कहता है देखो यहाँ पे निशान है बैटल का, यहाँ पे जरूर से बैटल हुआ होगा। लू जो कि उस निशान की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी यहाँ पे सिर्फ किसी को फंसाया गया है, यहाँ पे इमॉर्टल मिरर और ब्लड एम्बर फ्लावर था, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल आइटम से ये अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गए। क्या ये मुमकिन हो सकता है जोंगकियन के लोगों ने किया है या फिर सुमो ने किया है। ये बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है, हमें किसी भी तरह से एल्केमिक फिटनेस को ढूंढना होगा, फिर उसके बाद एलिक्सर को बनाना होगा। ये सोचते हुए लू जो कि सामने की तरफ भागने लगती है तो लिन कहता है मिस लू आप कहाँ पे जा रही हैं। तो लू वहीं पे रुक जाती है और कहती है जाओ जाकर ट्रेजर को ढूंढो, अगर तुम डरते हो तो यहीं पे खड़े रहो। लू ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है लेकिन मिस लू रात के वक्त वहाँ पे खतरा होगा तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप वहाँ पे ना जाए। मगर लू वहाँ से चली जाती है। हमें दिन का वक्त दिखाया जाता है, उसके साथ ही गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। शाओ यांग को दिखाया जाता है जो कि शाओ यांग सो रही होती है। शाओ यांग अपनी आंखें खोलते हुए कहती है काफी दर्दनाक था, पिछले रात को मैंने प्रैक्टिस किया था, क्या मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। सुमो शाओ यांग के बगल में ही बैठा हुआ था, उसके साथ ही वो अपने उंगली से शाओ यांग के माथे में औरे को डालते हुए कहता है कुछ ही दिन हुआ होगा लेकिन तुम अपनी क्यूआई ट्रेनिंग के 6 लेवल पे पहुंच चुकी हो। जिस तरह का तुम दर्द का सामना करी हो जिसकी वजह से ये भी हो सकता है तुम फिजिकल डिसेबल हो सकते हो या फिर और भी ज्यादा दर्द हो सकता है। अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बहुत ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा जिसकी वजह से तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो शाओ यांग कहती है यंग मास्टर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं जिस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ मैं उस तरह से आपकी मदद करूंगी। सुमो कहता है चलो जितना मुमकिन हो सकता है यहाँ से हमें जल्दी से निकलना होगा। तो शाओ यांग जो कि सुमो के पीछा कर रही थी और कहती है ठीक है यंग मास्टर। सुमो किसी तरह के पिल के बोतल को शाओ यांग को दे देता है और कहता है अगली बार से जब तुम प्रैक्टिस करोगी तो इस पिल को ले लेना, जिसकी वजह से आगे चल के जो तुम्हें दर्द होने वाला है वो कम होगा। शाओ यांग उस पिल को ले लेती है और खुश होती है। सुमो जो कि आगे बढ़ रहा था और कहता है तुम वहाँ पे बेहोश तरह से खड़ी क्यों हो, मेरा पीछा करो। तो शाओ यांग जो कि सुमो का पीछा करने लगती है और कहती है ठीक है यंग मास्टर। हमें बहुत ही घना जंगल का सीन दिखाया जाता है और सांप को दिखाया जाता है, उसके साथ ही सुमो और शाओ यांग को दिखाया जाता है। शाओ यांग कहती है यंग मास्टर जिस एल्केमी फर्नेस को हम ढूंढ रहे क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सुमो कहता है जिस एल्केमी फर्नेस को हम ढूंढ रहे हैं उसका क्वालिटी बाकी एल्केमी फर्नेस से बहुत ही अलग है, कोई भी नॉर्मल फर्नेस उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो जरूर से आगे ही होना चाहिए। लेकिन तुम्हें यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक है जो कि एल्केमी फर्नेस को गार्ड कर रहा है, इसलिए खुद को बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचाने देना। हमें सामने की तरफ से दिखाया जाता है जो कि कोई लड़ाई कर रहा होता है, उसका आवाज आता है। सुमो ये सुनने के बाद कहता है यहाँ पे पहले ही कोई आ चुका है, लेकिन ऐसा कौन सा बंदा है जो कि यहाँ पे आया है। ये तो वही लड़का है जो कि मैंने पहले ही उससे देखा था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लिन जो कि उस स्नेक से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो स्नेक जो कि लिन पे भारी पड़ जाता है। लिन जो कि पीछे जाके गिरता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और कहता है डैम इट तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। वो स्नेक बहुत ही भयंकर तरीके से लिन की तरफ देख रहा था। लिन कहता है जैसा कि तुम बाहर नहीं आना चाहती और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है तो मुझे इस स्नेक से लड़ना ही पड़ेगा। वो स्नेक जो कि लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन जो कि अपने तलवार को लेके कूद जाता है उस स्नेक पे हमला करने के लिए। सुमो ये देखने के बाद कहता है ये सच में एक बेवकूफ लड़का
होता है, लिन को दिखाया जाता है। लिन कहता है इस बार मैं जरूर से इसे मार डालूंगा। लिन आसमान की तरफ से हमला कर रहा था, वो स्नेक देख लेता है जिसकी वजह से वो अपने पूंछ से हमला कर देता है लिन की तरफ। जैसे ही वो हमला लिन पे लगता है, लिन जो कि पेड़ से जाके टकराता है और कितना पेड़ जो कि टूट जाता है, लिन जख्मी हो जाता है। वो स्नेक फिर से लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन कहता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ। मगर शोमो लिन के सामने आ जाता है। वो स्नेक भी थोड़ा घबरा जाता है। शोमो जो कि उस स्नेक के सामने होता है, उसके साथ ही कहता है ये हमारा तकदीर था जो कि हमें इस तरह से मिल रहे हैं, मेरे पास यही मौका है, चलो अब अपना इनर कोड मुझे दे दो। वो स्नेक जो कि अपने मुंह से किसी तरह के गोले को तैयार कर लेता है। लिन ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये स्नेक स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कैसे कर सकता है। हमें उस गोले को दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और शायद हमला करने के बाद वो फट जाता है। जब सामने की तरफ से थोड़ा धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है शोमो को। शोमो कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो स्नेक भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। लिन भी ये देखने के बाद हैरान होता है और ये कहता है कि ये हो क्या रहा है। शोमो उस धुएं से मुकम्मल तौर पे निकलने लगता है। जैसे ही देखता है उसने वैसे वहां से भागने लगता है। शोमो शाओयांग को बुलाता है, वैसी शाओयांग जो कि सामने आ जाती है और वो किसी तरह की स्किल को इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक को रोक देती है और उसके साथ ही वो हमला कर देती है। लेकिन वो स्नेक जो कि अपने मुंह को बचाते हुए अपने पूंछ से ही रोक देता है। अब वो स्नेक भी हमला कर देता है जिसकी वजह से शाओयांग वो भी संभाल नहीं पाती है और कहती है ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, मैं और भी संभाल नहीं पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है वो स्नेक जो कि अपने मुंह को खोलते हुए शाओयांग को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर हमें एनर्जी से बने हुए हाथ को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक पे लगता है, जिसकी वजह से जमीन पे भी वो हाथ का निशान पड़ जाता है। शोमोही ने उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए स्नेक को पकड़ा हुआ होता है। उसके साथ ही कहता है एक्सप्लोर, जैसे एक्सप्लोर कहता है वैसे उस स्नेक का चिथड़ा उड़ जाता है। उस स्नेक का बॉडी आधा आधा कट जाता है और वहीं पे मर जाता है। शोमो जो कि उस इनर कोड को ले लेता है और कहता है बस इतना ही करना था, यहाँ का काम हो चुका है। शाओयांग क्या तुम्हें चोट लगा हुआ है? शाओयांग की आंखों से आंसू निकल जाता है। उसके साथ ही कहती है यंग मास्टर मैं अभी भी कमजोर हूँ। तो शोमो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया कर रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे ये परफेक्ट इनर कोड मिल चुका है। अगर तुम अपनी तरफ से मूव नहीं करती तो वो स्पिरिट स्नेक जो कि बिल्कुल ही डरता नहीं, वो स्नेक जो कि इनर कोड पे इफेक्ट किया था जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल एनर्जी का ड्रॉप बन चुका है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से वो आगे भाग नहीं पाया और मैंने इस परफेक्ट इनर कोड को ले पाया। शाओयांग कहती है तो इस तरह से हुआ था। शोमो जो कि किसी तरह के मलहम को शाओयांग के पैर पे लगा रहा था और कहता है तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। शाओयांग जो कि बहुत ही शर्मा रही होती है, उसके साथ ही शोमो जो कि उठ जाता है और कहता है चलो जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का काम हो चुका है। शाओयांग मन में सोच रही थी क्या मुझे कभी भी किसी ने इससे पहले शाबाशी दिया था? नहीं, इससे पहले तो मुझे किसी ने शाबाशी नहीं दिया था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लिन जो कि वहीं पे नजारा देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोचा था डैमिट ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये मुमकिन हो सकता है ये मेरे सीक्रेट के बारे में जानता है? अगर इस तरह से है तो मुझे इसके द्वारा कभी भी पकड़ा नहीं जाना होगा। शोमो लिन के सामने आ जाता है और कहता है तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? लिन ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं पे था। लेकिन वो कपकपा भी रहा था। शोमो कहता है तुम्हारे साथी कहाँ है? लिन ये बात सुनने के बाद कुछ वक्त के लिए शांत रहता है। उसके साथी कहता है हम लोग साथी में आए थे लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने के बाद यहाँ से भाग चुके थे। तो शोमो कहता है मेरा आखिरी क्वेश्चन है क्या तुमने किसी भी सेक्टर के रिसाइवल को यहाँ पे देखा है? तो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो इस तरफ गए हैं, लेकिन तुम उधर क्यों जा रहे हो? क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ये गुफा में क्यों जा रहा है? अगर वो गुफा में जाता है तो वो मिस लू से मिल जाएगा जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा। शोमो जो कि उस गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कुछ ब्लड का स्मेल आ रहा है। जैसे ही शोमो सामने देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि काफी सारे आदमियों का स्कल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। वो देखने के बाद कहता है क्या यहीं से ब्लड का स्मेल आ रहा था? लेकिन इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा पास्ट में। ली लैंड सेक्टर के डिसाइवल इस जेड ड्रैगन माउंटेन में क्यों आए हैं? उनका कल्टीवेशन फर्स्ट और सेकंड लेवल के स्पिरिचुअल रेलम पे था जो कि उस स्पिरिट स्नेक से बिल्कुल ही अलग था, लेकिन फिर भी वो हार चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। शोमो कुछ पोटली को देखता है तो उसमें से एक पोटली उठा लेता है और कहता है ये क्या चीज है? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था यहाँ पे कोई तो है जो कि छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन हो सकता है? शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो पहले ये देखते कि इसमें क्या है। जैसे उस पोटली को खोलता है वैसे हमें एक फर्नेस या फिर क्वाड्रोन को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद शोमो कहता है ये सच में काफी है, ये यहीं पे था, लेकिन मुझे कुछ आवाजें आई थी, क्या यहाँ पे कोई और भी है मेरे अलावा? शोमो इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है और कहता है क्या यहाँ पे और भी कोई है? लेकिन किसी का आवाज नहीं आता है, मगर बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि शायद शाओयांग का होता है। शाओयांग कहती है मुझे जाने दो। जैसे शोमो ये आवाज सुनता है वैसे वो गुफा से बाहर निकलने लगता है और शाओयांग का नाम लेता है। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि वो गुफाई की तरफ होती है, वो छुपी हुई होती है और गुस्से से कहती है ये सच में शोमो ही था, वो भी शाओयांग शोमो को कही थी उसके लिए काम करने के लिए। शोमो ने उस अपॉर्चुनिटी को छीन लिया जो कि वो मुझसे बिलोंग
शाओयांग करता था, लेकिन मुझे उस वक्त वहाँ से भागना पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि वो फर्नेस वहीं पे हो। लू एक बोरे को खोल के देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो लू कहती है ये फर्नेस यहाँ पे नहीं है, क्या ये मुमकिन हो सकता है शुमो इस फर्नेस को यहाँ से लेके चला गया है? बिल्कुल ही वो शुमो उस फर्नेस को यहाँ से लेके जा चुका है, इसमें सिर्फ कचरे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब रुक के यहाँ पे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि किसी ने कैद किया होता है। शाओयांग कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से जो बीच वाला बंदा होता है वो कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आई हो? शाओयांग उस कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आजाद नहीं हो पाती, उल्टा उसे चोट लग जाता है। शाओयांग कहती है मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो। दो लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से पहला बंदा कहता है बॉस जो औरत बच चुका है वो उस केव से आ रहा है। तो उसका बॉस कहता है क्या कहा तुमने कि वो औरत उस केव से आ रहा है? जैसे मुझे महसूस हो रहा है वो सभी मारे जा चुके हैं। मुझे जहाँ तक ये याद है ये टेरिटरी जेड हॉर्न स्पीड स्नेक का होना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी क्यूआई ट्रेनिंग रैलम पे हो, तो तुम इस तरह से कैसे कर सकती है? तुमने कैसे किया? शाओयांग सिर्फ उस लड़के को घूरते हुए देख रही थी, लेकिन वो लड़का जो कि शाओयांग को गर्दन से पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है अब जल्दी मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह के बारे में और कितना जानती है और कितना तुम जान चुकी हो। मैं इस छोटी लड़की को उस वक्त से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं हुआ कि ये कितनी प्रीटी है। शाओयांग कह रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़का जो कि शाओयांग को जाने नहीं दे रहा था वो कहता है अगर तुम ठीक से नहीं बताती हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है तो आगे चल के जो होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से एक स्लैश पड़ता है उस लड़की के हाथ पे, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उस लड़के का कटा हुआ हाथ जो कि लू को अभी भी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है, लू जो कि पीछे जाके करती है, लेकिन जैसे ही लू उठती है वैसे वो कटे हुए हाथ को फेंक देती है। ये देखने के बाद काफी लोग जो कि वो कहते हैं यहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आओ। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के सामने आ जाता है। शुमो अपने हाथ से पावर रिलीज करता है और शाओयांग को उस गैस से बाहर निकाल देता है। शाओयांग उस गैस से निकलने के बाद कहती है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उन लोगों को द्वारा पकड़ी जा चुकी हूँ। शुमो अभी कहने ही वाला था कि उसमें से कोई बंदा कहता है घटिया कहीं कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। हमें काफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जो उसका मेन बॉस होता है वो कहता है सभी लोग जाओ और इस आदमी को मार डालो। ये आदमी जो कि अपने लिंक टाई रैलम पे है, इसके अलावा ये आसान पड़ेगा तुम्हें मारना। काफी सारे लोग जो कि शुमो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। शुमो जो कि उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो किसी तरह के तालिस्मान को निकाल लेता है और कहता है शाओयांग ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे चल के क्या करने वाली हो, उन्हें मार डालना। शाओयांग जो कि अपनी लड़ाई की पोज में आ जाती है। सभी लोग जो कि वो हमला करने ही वाले थे, लेकिन जो शुमो का तालिस्मान होता है वो उन्हें हवाई में रोक देता है, यानी कि उन्हें लॉक कर देता है। उसमें से कोई बंदा कहता है ये चल के आ रहा है, मेरा जो स्पेशल पावर है वो बिल्कुल ही सील कर दिया गया है, ये कैसे हो सकता है? वो बंदा जो कि सामने की तरफ देखता है तो शाओयांग जो कि अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और बहुत ही भयानक तरीके से उन लोगों को देख रही होती है। शुमो कहता है तुम सभी को मार डालना, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को जिंदा रखना। तो शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर। शाओयांग जो कि अपने वेपन को निकाल लेती है और आसमान की तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग ये देखने के बाद घबरा जाती है और कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल ही मत मारना। काफी लोग जो कि वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, बल्कि उनका सर बिल्कुल ही कट जाता है। शाओयांग सभी को मार डालती है और उनका चीखी जो कि आवाज के तौर पे निकलता है। उन सभी लोगों के बॉस को दिखाया जाता है जो कि शुमो ने उसके हाथ को काट दिया होता है, वो ही आखिरी जो कि बच चुका होता है। शाओयांग कहती है चलो बक्कू तुम क्या कहने वाले हो? शाओयांग उस बॉस के पैर को पकड़ते हुए घसीटते हुए शुमो की तरफ लेके जा रही थी और कहती है यंग मास्टर जैसा कि आपने ये कहा था कि मुझे उनमें से एक को जिंदा रखना है, तो मैंने अभी तक एक को जिंदा रखा है। शाओयांग उस बंदे को शुमो की तरफ फेंक देती है। शुमो जो कि उसकी तरफ देख रहा था, वो बंदा जो कि बेहोश होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर ये स्टोरेज बैग है जो कि मुझे इन लोगों से मिला है। तो शुमो कहता है ये स्टोरेज बैग तुम रख सकती हो। शाओयांग ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है। शुमो जो कि अपने हाथ में औरे से बने हुए बॉल को तैयार करता है और उसी औरे से बने हुए बॉल को उस बंदे की छाती के अंदर दाखिल कर देता है। वो बंदा जो कि होश में आ जाता है। शुमो कहता है मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, चलो जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा घबराते हुए कहता है तुम कौन हो? मेरी तुमने साथी डिसाइवर को मार क्यों दिया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? शुमो शाओयांग से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शाओयांग वो समझ जाती है। उसके साथ ही वो शाओयांग जो कि अपने वेपन को तैयार कर लेती है। वो लड़का ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है मेरा नाम यूजी है और मैं थंडर मिस्ट सेक्टर का डिसाइवर हूँ। तो शुमो कहता है यूजी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे थंडर मिस्ट सेक्टर के डिसाइवर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? तो वो यूजी कहता है हम यहाँ पे लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम को ढूंढने के लिए आए हैं। ये बात सुनने के बाद शुमो कहता है क्या कहा तुमने कि तुम लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम को वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो?
हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिला? तो यूजी कहता है ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर ने ही इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया था। तो शुमो कहता है ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर को इस तरह का इंफॉर्मेशन कैसे मिला? तो यूजी कहता है मुझे बस जितना पता था मैंने तुम्हें ये बता दिया। शुमो यूजी को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। उसके साथ ही यूजी जो कि वो रोते हुए कहता है सीनियर मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। शुमो जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा था और कहता है यूजी ये अफसोस की बात है, तुम्हें आज किसी भी हाल में मरना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। शुमो अपने पावर को रिलीज करते हुए यूजी को मार ही रहा था। यूजी कहता है मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मारिए मत, लेकिन फिर भी शुमो उसे मार डालता है। वो आखिर में बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाता है। शाओयंग जो कि सीरियस होकर यूजी को मरते हुए देख रही थी, शुमो कहता है चलो यहाँ से। तो शाओयंग जो कि शुमो का पीछा कर रही थी और कहती है यंग मास्टर ठीक है। शाओयंग शुमो जो कि वो वहां से चले जाते हैं। किसी का आवाज आता है जो कि लिन का आवाज आता है। वो कहता है क्या सभी यहाँ से जा चुके हैं? मैं अपने आप को और भी नहीं रोक सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। लिन जो कि पेड़ से नीचे गिर रहा था, वो नीचे गिरने के बाद उसे चोट लग जाता है। लू को दिखाया जाता है जो कि लू ने ही लिन को निकाला होता है और कहती है ये लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रेलम है क्या? ये कौन सा जगह है? लू पत्थर पे मुक्का मारती है जिसकी वजह से लिन को भी थोड़ा खौफ आ जाता है। लू कहती है चलो जल्दी से यहाँ से चलो, हमें और भी यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, हमें उसी सेम डायरेक्शन में जाना होगा जहाँ पे ईस्ट का डायरेक्शन है, क्योंकि मुझे वो सो कॉल्ड लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रेलम के बारे में जानना है कि ये है क्या। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो कि वो फर्नेस के सामने बैठा हुआ होता है, जो कि ये किसी तरह के कल्टीवेशन की तरह बैठा हुआ होता है। उस फर्नेस से धुआं निकल रहा होता है। शुमो कहता है अब अगला स्टेप यही बच चुका है कि मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक वो एलिक्सर कंडेंस ना हो जाए। शुमो का नजर सामने पड़ता है तो शाओयंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में किसी तरह के जानवर को लेकर आ रही थी और कहती है यंग मास्टर मैं हूँ। शाओयंग जो कि उस खरगोश के चमड़े को निकालते हुए उस आग पे भूनने लगती है। उसके साथ ही कहती है यंग मास्टर हम सीक्रेट रेलम के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटर है जो कि बाहर निकल रहे हैं। यंग मास्टर आपको हुआ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज है। तो शुमो कहता है मेरे पास और भी सवाल है जो कि उसके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। तो शाओयंग कहती है मैंने किसी तरह से बाहर से इंफॉर्मेशन निकाले हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। 3 सेक्टर के डिसाइबल जो कि सीक्रेट रेलम में आने वाले हैं और काफी सारे सेक्टर के लीडर जो कि तीनों सेक्टर के लीडर जो कि यहाँ पे आने वाले हैं। शुमो ये बात सुनने को शौक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने कि 3 सेक्टर के लीडर यहाँ पे आने वाले हैं? तो शाओयंग कहती है जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने ये कहा कि वो ग्रीन वाइन के सेक्टर के एल्डर जो कि यहाँ पे आए थे वो किसी तरह के जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जेट पेंडेंट उन्हें नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपने सेक्टर में चले गया और काफी सारे सेक्टर के लोग जो कि इस तरह के एक्शन को लिए हैं। शाओयंग ने शुमो को जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है, शुमो इस इन्फॉर्मेशन के कड़ी को जोड़ रहा होता है। शाओयंग कहती है यंग मास्टर ये पक चुका है। तो शुमो कहता है रुक जाओ जरा, मैं उस स्ट्रीट पे जाहिर हुआ था और जो अपॉर्चुनिटी था वो फॉरेस्टी सेक्टर का मैंने उसको हासिल कर लिया था, वो उससे बिलोंग करता था और इसी की वजह से ये रिएक्शन जो कि यहाँ पे हो रहा है। और जो क्लाउड स्पिरिट रेलम का सिचुएशन था वो नोटिस जो कि ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर ने नोटिस किया है और जिस तरह से ये जो चीजें हो रही है और वो सेंस बना रहा है। शाओयंग कहती है यंग मास्टर आपने बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन शुमो के पेट से जो कि गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है और शुमो कहता है ये जो स्मेल है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। शाओयंग जो कि शुमो को खिला देती है और कहती है यंग मास्टर आप इसे ले लीजिए, ये खा लीजिए। हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो कॉल्ड्रॉन होता है वो हलचल करने लगता है तो शुमो और शाओयंग का नजर उसी पे चला जाता है। शुमो कहता है आखिरकार ये जो पिल था वो बन चुका है और ये कहते हुए शुमो जो कि उस कॉल्ड्रॉन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उस पिल का नाम ले रहा होता है। उसके साथ ही हमें बहुत ही बड़ा धमाका या फिर रिएक्शन को दिखाया जाता है और शुमो के हाथ में 4 या 5 पिल आ चुके होते। शुमो कहता है ये काफी है, ये सच में ब्लैक गोल्ड ड्रैगन फर्नेस कहलाने के ये वर्दी है। और ये कहते हुए शुमो जो कि उस पिल को उसमें रख रहा होता है, लेकिन उनमें से एक पिल निकाल लेता है और वो शाओयंग की तरफ दे देता है और कहता है ये तुम्हारा रिवार्ड है। तो शाओयंग भी खुश हो चुकी होती है और हमारे शुमो को यंग मास्टर कह रही होती है। शुमो कहता है तुम्हें अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है और इसी के जरिए तुम मुझे असिस्ट कर पाओगी। शाओयंग भी खुश होने के बाद कहती हाँ जरूर यंग मास्टर मैं ये करूंगी, लेकिन शुमो को दिखाया जाता है जो कि वो लेट चुका होता है, वो सोने की कोशिश करने वाला होता है और कहता है तुम्हारे पास 8 दिन है, 8 दिन के अंदर तुम्हें ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ये 8 दिन जो कि आज से शुरू होने वाला है वही सीक्रेट रेलम का जो कि वो इंटरेस्ट खुलने वाला है और तुम्हारे पास यही वक्त है और इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए तुम की को इस्तेमाल करते हुए वहां पे अंदर जा सकती हो। शाओयंग कहती है यंग मास्टर मैं प्रैक्टिस करूंगी, जी तोड़ प्रैक्टिस करूंगी और मैं अभी से शुरुआत कर रही हूँ। ये कहते हुए शाओयंग जो कि कल्टीवेशन के पोज में बैठ चुकी होती है और अपने कल्टीवेशन को कर रही
होती है, लेकिन अचानक से उसका पेट जो कि गुड़गुड़ करने लगता है, जिसकी वजह से शाओयांग जो कि बचा के वहां से जा रही होती है, वो अपने खाने को खा रही होती है और कहती है ये ठीक ही है, पहले मुझे अपने पेट को मुकम्मल तरीके से भरना होगा। और ये कहते हुए खा रही होती है, लेकिन शुमो अभी भी होश में होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। हमें जेड ड्रैगन माउंटेन का वो रेंज का सीन दिखाया जाता है, उसको इस साइड का सीन दिखाया जा रहा था और वहीं पे उन 3 एल्डर को दिखाया जाता है और एक पोर्टल को दिखाया जाता है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस को दिखाया जाता है। उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल को देख रहे होते हैं। उन तीनों ही एल्डर में से जो पहला एल्डर होता है वो कहता है क्या ये हो सकता है कि ये क्लाउड स्पीड वो सीक्रेट रैलम है। तीसरा एल्डर कहता है एल्डर टैंक तुम सच में अच्छी तरीके से अचीवमेंट को पा चुके हो, जो कि तुम्हारे पास इस बार ग्रेट मेरिट्स आ चुका है। जो मेन यानी कि पहला एल्डर कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी है जो कि मुझे कोइंसिडेंस में मिल चुका था। दूसरा एल्डर कहता है अब ये जो सीक्रेट रैलम का इंटरेस्ट है ये मुकम्मल तरीके से हम तीनों ही सेक्टर ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि लॉर्ड शूमर भी जो कि उस जेड पेंडेंट को पॉजेस कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी उस सीक्रेट रैलम में हम लोगों के बिना मर्जी के अंदर नहीं जा सकता है और एक आधा सा एक स्टेप भी नहीं ले सकता है। तो तीसरा एल्डर कहता है हम तीनों ही सेक्टर के जो कि स्टैंड ज्वाइन करने के बाद अगर ऐसा होने वाला है तो ये मैटर जो कि बिल्कुल ही फेल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ही नाकामयाब नहीं होगा। पहला एल्डर कहता है तो ये जो अपॉर्चुनिटी सीक्रेट रैलम से मिलने वाला है उसका क्या होने वाला है। उसके साथ ही तीनों ही एल्डर कहते हैं ये जो अपॉर्चुनिटी जो कि सीक्रेट रैलम से मिलने वाला है वो सभी जो कि हमारे तीनों ही सेक्टर में डिवाइड होगा। और ये कहते हुए तीनों ही लोग जो कि हंस रहे होते हैं, हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो सो रही होती है, उसके साथ ही वो उठ चुकी होती है और कहती है मैं कितने लंबे वक्त तक सो चुकी हूँ, क्या ये हो सकता है कि 8 दिन पहले ही हो चुका है। और शाओयांग जो कि शुमो की तरफ देख रही होती है, शुमो जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रहा होता है और अपनी आंखों को बंद करके वो कर रहा होता है। तो शाओयांग जो कि ये देखते हुए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है चलो पहले हम बाहर चलते हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, जिस तरह से है वो खाना तो खाना पड़ेगा। ये कहते हुए शाओयांग जो कि बाहर आ चुकी होती है और बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, मगर हमें एक बीच यानी कि लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग को पीछे की तरफ से हमला करने वाला होता है, लेकिन वो हमला कर ही पाता कि शाओयांग जो कि वहां से भाग चुकी होती है और बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से भागती है, जिसकी वजह से लेपर्ड भी उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन शाओयांग जो कि पीछे आने के बाद उस लेपर्ड के पूंछ को पकड़ लेती है और कहती है ये लेपर्ड बहुत ही बड़ा है, ये काफी रहेगा कि हम लोगों के पेट को भर पाएगा, ये सच में इतना काफी ही रहेगा। लेकिन वो लेपर्ड जो कि हमारे शाओयांग की तरफ हमला करने वाला होता है, लेकिन शाओयांग कहती है मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है कि ये किस तरह का होगा। और ये कहते हुए शाओयांग जो कि अपने हाथों की एनर्जी से वो हमला कर देती है, उस लेपर्ड को लगता है वो लेपर्ड जो कि पीछे जाके गिरता है वो बहुत ही बड़ा जख्मी हो चुका होता है और शाओयांग कहती है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, यही जो कि आज के लिए खाना होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है शाओयांग जो कि उसको वो लेके आ चुकी होती है, उसी गुफा में लेके आती है जहाँ पे शुमो होता है, वो खा रही होती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन अभी तक यंग मास्टर जो कि अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अगर यंग मास्टर जल्दी से ना उठेंगे तो ये हो सकता है जो कि ये सीक्रेट रैलम का वो दरवाजा खुलने वाला है वो मिस कर देंगे। लेकिन यंग मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ही दिखते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। शुमो के नाक की तरफ एक तितली को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग ये देख चुकी होती है, तो वो शाओयांग जो कि वो तितली को हटा रही होती है और कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसी को हटाते हुए चक्कर में जो कि शाओयांग शुमो के करीब आ चुकी होती है, शुमो भी अपने आंखों को खोल चुका होता है और शाओयांग ये जैसी देखती है वैसे ही वो झटके से हट चुकी होती है और कहती है यंग मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। शुमो का नजर किसी की तरफ जाता है और कहता है ये सीक्रेट रैलम होने वाला है। तो ये शाओयांग ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है। हमें वही सीक्रेट रैलम का सीन दिखाया जाता है जो कि वो इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है, हमें रिएक्शन को दिखाया जाता है और कोई कहता है ये जो शो है ये चालू हो चुका है, दूसरा एल्डर कहता है ये मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ये आखिरकार ये हो चुका है। तीनों ही एल्डर जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं ये हमें अब करना होगा और ये कहते हुए अपने पावर को रिलीज करते हैं तो हमें आसमान की तरफ वो ऑरे को दिखाया जाता है वो जो कि जा रहा होता है और वो रिएक्शन देखने के बाद शाओयांग का नजर पड़ चुका होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर जरा वहाँ पे देखिए, तो शुमो का नजर भी वहाँ पे पड़ चुका होता है। शुमो कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पहले से एक्शन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक उनके पास वो की नहीं है जो कि वो जरिए के से वो खोला जा सकता है। हमारे पास अभी भी वक्त है जो कि हमें जल्द से जल्द ये जाना होगा और तुम मुझे जल्दी से पकड़ लो, हमें वहाँ पे जाना होगा। और ये कहते हुए शुमो जो कि आगे बढ़ रहा होता है, शाओयांग जो कि शुमो को पकड़ चुकी होती है, लेकिन शुमो जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है जिसकी वजह से शाओयांग जो कि सांसें नहीं ले पा रही होती है। तो शुमो ये देख चुका होता है, तो शुमो जो कि शाओयांग को अपने करीब कर चुका होता है और कहता है मुझे टाइट तरीके से पकड़ लो, अगर तुम ये नहीं करती हो तो तुम नीचे गिर जाओगी जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और ये सुनते ही जो कि शाओयांग खुश हो चुकी
होती है और सुमो जो कि आगे बढ़ता ही जा रहा होता है, लेकिन शाओयांग जो कि सुमो से चिपक चुकी होती है और हंस रही होती है। सुमो कहता है मैं अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तो शाओयांग सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन सुमो जो कि अपने स्पीड को बढ़ा चुका होता है, शाओयांग चिल्ला रही होती है। हमें वही सीक्रेट रैलम के पैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पे से रास्ता निकल रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरे को दिखाया जा रहा था और तीनों एल्डर जो कि अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। दूसरा एल्डर कहता है ये वक्त आ चुका है, अभी करना होगा, तो तीनों ही एल्डर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। हमें एक ड्रैगन की फिगर को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी से बना हुआ होता है, वही ड्रैगन का फिगर जो कि उस पैसेज के जरिए जो कि क्रैक कर दिया था और शाओयांग का नजर उस पे पड़ चुका होता है। तो शाओयांग कहती है यंग मास्टर जरा वहां पे देखिए, तो सुमो भी उस पे देख चुका होता है और कहता है क्या हम थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। शाओयांग भी कंफ्यूज होती है लेकिन कहती है यंग मास्टर हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी क्या करना चाहिए। तो सुमो कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो शांत तरीके से देख रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही कहता है जब वो लोग जो कि पैसेज के जरिए सभी लोग अंदर चले जाएंगे तो हमें भी अंदर जाना होगा। तीसरा एल्डर कहता है मैं थोड़े वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरा एल्डर कहता है सुप्रीम लीडर तुम्हें जल्दी से करना होगा। जो सुप्रीम लीडर यानी कि पहला एल्डर है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है, अब वो तालिस्मान के जरिए दिखाया जाता कुछ होता है जिसके वजह से वो जो सुप्रीम लीडर यानी कि पहला एल्डर कहता है ये मुकम्मल हो चुका है। उस तालिस्मान को दिखाया जाता है जो कि अपना रिएक्शन कर रहा होता है। तो सुमो कहता है ये तो स्पेटियल लॉक-इन तालिस्मान है जो कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो स्पेशल तालिस्मान है ये बहुत ही ज्यादा कीमती, ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो कि सीक्रेट रैलम में एंटर होने के लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। शाओयांग कहती है यंग मास्टर अगर हम उन्हें पहले एंटर होने देते हैं तो क्या हो सकता है। तो सुमो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट रैलम में बहुत सारे वैल्यूबल जो कि ट्रेजर है जो कि ऐसा नहीं निकाला जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए होगा और थोड़े वक्त में नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा एल्डर कहता है इंसिडेंट स्पीड सेक्टर के जितने भी डिसेबल तुम लोग यहाँ पे इंतजार क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से एंटर क्यों नहीं हो रहे हो। जितने भी तीसरे एल्डर के सेक्टर के डिसेबल होते हैं वो सभी आगे बढ़ने लगे थे और कहते हैं हम अपने सेक्टर मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और इसी तरह से ग्रीन वाइन सेक्टर के डिसेबल और जो थंडर स्मिथ सेक्टर के डिसेबल वो सभी जो कि एंटर होने लगते हैं और बहुत भीड़ को दिखाया जाता है जो कि सभी डिसेबल अंदर दाखिल होना चाह रहे होते हैं और सभी अंदर दाखिल हो भी चुके होते हैं, लेकिन उन दोनों को दिखाया जाता है, लू और लिन को दिखाया जाता है जो कि लू कहती है जल्दी से हमें उन सभी के साथ जाना होगा और लू ने हल्का से जो कि लिन को मारा हुआ होता है जिसकी वजह से उसको चोट लग चुका होता है। तो लिन भी जो कि उसका लू का पीछा कर रहा होता है और कहता है मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन लू वहीं पे रुक चुकी होती है, उसको कुछ महसूस होता है और वो रुकने के बाद वो सोच रही होती है, लेकिन लिन जो कि लू की तरफ देख रहा होता है और कहता है मिस लू आपको हुआ क्या है। लेकिन लू जो कि फिर से आगे बढ़ने लगी थी और कहती है ठीक है चलो हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। और ये कहते वो दोनों भी जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं और सुमो शाओयांग जो कि ये देख रहे होते हैं। शाओयांग कहती है यंग मास्टर क्या गलत हुआ, क्या आप सोच रहे हैं। तो सुमो कहता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इल्यूजन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमें तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी तक वो पैसे इसके अंदर नहीं जाए हुए होते हैं। वो जो बीच वाला एल्डर यानी कि मेन एल्डर होता है वो कहता है हमें भी अंदर जाना होगा जिस तरह से ये लोग गए हैं, जो अपॉर्चुनिटी सीक्रेट रैलम में है वो हमें हासिल करना होगा क्योंकि खुद के एबिलिटी पे हासिल कर सकते हैं। तीसरा एल्डर कहते हैं चलो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ये कहते हुए तीनों ही एल्डर जो कि अंदर जाने लगते हैं और जैसे वो लोग जो कि अंदर जा चुके होते हैं तो सुमो और शाओयांग जो कि वो भी नीचे आ चुके होते हैं और सुमो जो कि उस पैसेज को छू रहा होता है उसको देख रहा होता है। तो शाओयांग कहती है जंग मास्टर हम किस तरह से इसके अंदर एंटर होने वाले हैं। तो सुमो कहता है स्की के जरिए जो कि हम एंटर हो पाएंगे, तुम्हें जल्दी से मेरे हाथों को पकड़ना होगा। ये कहते हुए सुमो जो कि शाओयांग के हाथों को पकड़ लेता है। शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर, और ये कहते हैं वो दोनों ही जो कि एंटर हो चुके होते हैं, लेकिन जो अंदर का नजारा होता है वो कुछ ज्यादा खूबसूरत होता है जिसके वजह से शाओयांग जो कि कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और कहती है आखिरकार हम अंदर आ चुके हैं। सुमो कहता है चलो जल्दी से हमें ये करना होगा, हमें जल्दी से वो दरवाजे को ढूंढना होगा, उन लोगों से पहले ढूंढना होगा। तो शाओयांग कहती है किस तरह का दरवाजा हमें ढूंढना है। सुमो जो कि शाओयांग को पकड़ लेता है उसको लेके जा रहा होता है। शाओयांग भी जो कि चीख मार रही होती है। सुमो कहता है इस सीक्रेट रैलम में 9 लेवल है जिसके दरवाजे जो कि वो सर्व कर रहे हैं उसी के इंटरेस्ट के जरिए जो कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा जा सकता है। और ऐसी बातें है कि मैं इसका लोकेशन जो कि हर दरवाजे के लेवल के लोकेशन को जानता हूँ कि कहाँ पर है, मगर हमें फुर्ती की रफ्तार से किसी को दिखाया जाता है जो कि वहां से गुजर रहा होता है। तो सुमो को दिखाया जाता है, सुमो जो कि पेड़ के पीछे छुप चुका होता है और शाओयांग को भी अपने पास रखा हुआ होता है और उसके मुंह को बंद करके रखा हुआ होता है जिसकी वजह से शाओयांग जो कि अपनी सांसों को ले नहीं पा रही होती है। लेकिन सुमो जो कि शाओयांग को छोड़ देता है। सुमो कहता है पहले बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से चलते हैं और कुछ चीजें जो कि यहाँ पे है उसको ले लेते हैं। शाओयांग जो कि अपने सांसों को ले रही होती है लेकिन हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। सुमो वहीं पे आ चुका होता है, शाओयांग भी वहीं पे मौजूद होती है। सुमो किसी तरह की जगह पे आने के बाद कहता है ये जगह है यहीं पे है जहाँ पे जाया जा सकता है।
है। जैसे शाओयांग जो कि अंदर जाती है तो हमें दरवाजे को दिखाया जाता है। शाओयांग कहती है ये तो दरवाजा है। शुमो कहता है इस तरह का जो दरवाजा है ये सीक्रेट रैलम में इसी तरह से जगह पे छुपा हुआ है, लेकिन तुम वहाँ पे इंतजार किसका कर रही हो, वहाँ पे तुम खड़ी भी क्यों हो, चलो जल्दी से यहाँ पे और हमें साथ में चलना होगा। शाओयांग कहती है इस तरह के घोंसले पैलेस में जो कि इस तरह का दरवाजे को डिजाइन किया गया है, जिसने भी इस दरवाजे को बनाया होगा, इस सीक्रेट रैलम के दरवाजे को जिसने भी बनाया होगा, ये बहुत ही ज्यादा डार्क होगा। ये इतना डार्क होगा कि समझ में नहीं आ सकता है, बहुत ही ज्यादा डार्क हो सकता है और बिल्कुल ही डार्क है। इसी तरह से शाओयांग जो कि ये बातें कर रही होती है तो हमें किसी बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि वो अपना इन्वेंशन कर रहा होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये शुमो होगा। शुमो ये बातों को सुन रहा होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही अपनी उंगली से हल्का से शाओयांग के माथे में मारता है और कहता है तुम बकवास करना बंद कर दो, हम लोगों को यहाँ से जल्द चलना होगा और तुम्हें चलना होगा। तो शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर। शाओयांग जो कि सामने की तरफ चल रही होती है और वो कुछ देखने के बाद चौंक चुकी होती है। हमें सिर्फ रेगिस्तान को दिखाया जाता है या फिर सुनसान रास्ते को दिखाया जाता है और वहाँ पे जो हवा चल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है। तो शाओयांग कहती है यंग मास्टर इस तरह की जगह पे हम किस तरह से दरवाजे को, अगला जो दरवाजा कैसे ढूंढ पाएंगे। शुमो जो कि आगे चलता ही जा रहा होता है और मजबूती से चल रहा होता है, लेकिन हमें किसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शुमो और शाओयांग के सामने आ चुका होता है। शुमो कहता है ये जो अभी आ चुका है ये मॉन्स्टर मैं तुम पर छोड़ता हूँ, ये तुम ही करना होगा। वो मॉन्स्टर जो कि अपने मुंह के जरिए किसी तरह के पावर को रिलीज करते हुए हमला करने वाला होता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है एनर्जी से बना हुआ हाथ जो कि वहां पे आ चुका होता है और मॉन्स्टर को रोक देता है। और वो एनर्जी से बना हुआ हाथ जो कि और कोई रिलीज नहीं करता है बल्कि शाओयांग करती है। शाओयांग कहती है घटिया कहेंगे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे यंग मास्टर के करीब आ सकते हो। हमें लिन और लू को दिखाया जाता है। लिन कहता है इस तरह का ही जगह जो कि हो सकता है कि यही डायरेक्शन हो सकता है। तो लू कहती है क्या तुम शॉर्ट तरीके से ये कह सकते हो। लिन कहता है मेरी एबिलिटी में जो ये सेंस हो रहा है ये हल्का फुल्का यही से सेंस हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द भी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है। लू जो कि लिन के सर पे मार देती है और कहती है तुम्हें एक्यूरेट तरीके से ये बताना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्टल हर्ट्स यहीं पे होना चाहिए, आसपास ही मिल जाएगा। लिन कहता है मिस चू आपको ये कैसे पता है कि ये यहाँ पे हो सकता है। तो लू कहती है तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे ये कैसे पता है। उसके साथ ही लू मन में सोच रही होती है ये शुमो फिर से हो सकता है ये शुमो की वजह से है, लेकिन ये शुमो जो कि उसके साथ मजे कर रहा होगा, वो विश शाओयांग जो कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, उसी ने ये सब गड़बड़ी फैलाया है। लिन जो कि लू से पूछना चाह रहा था कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन लू जो कि कहती है बकवास करना बंद करो, हमें इसी तरह से आगे बढ़ते ही रहना होगा। लू और लिन जो कि एक जगह पे आ चुके होते। लू कहती है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे अचानक से ये जो हर्फ है ऐसा कैसे हो सकता है। हमें हर्ष को दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तरीके से वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। हमें वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयांग और शुमो होते हैं। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि वो खत्म हो चुका होता है और शाओयांग जो कि उसको खत्म कर चुकी होती है, वहाँ पे थकने के मारे वो बैठ चुकी होती है। लेकिन शुमो उसी हर्ष को निकालने के बाद शाओयांग को दे देता है और कहता है तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। शाओयांग कहती है ये हर्ष वही नहीं है जो कि आप फर्स्ट लेवल से इसको हासिल किए थे। शुमो कहता है मैं इस जर्नी के दौरान काफी सारे ट्रेजर या फिर कहा जा सकता है कि कुछ ट्रेजर को मैंने हासिल किया है, तुम्हें इसे जल्दी से खा लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए फायदा दे सकता है। तो शाओयांग जो कि उस हर्ष को खाने लगती है और कहती है यंग मास्टर आपका शुक्रिया करती हूँ। हमें लिन को दिखाया जाता है और लू को दिखाया जाता है। लू कहती है ये फिर से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो हर्ष था इसे निकाल लिया गया है। लू मन में सोच रही थी क्या ये मुमकिन हो सकता है कि शुमो भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम लोग पहले आए थे, लेकिन पहले हम आए थे तो ये कैसे हो सकता है कि वो शुमो जो कि यहाँ पे आ चुका है और वो हमसे पहले यहाँ पे आने के बाद ये जो चीज है यहाँ से लेके जा चुका है। और ये सोचते हुए लू जो कि इधर से उधर देख रही होती है, लेकिन लिन जो कि लू की तरफ मंडरा रहा होता है और कहता है मिस लू आपके साथ हो क्या गया है। और जिस तरह से लिन जो कि कर रहा होता है जिसकी वजह से लू जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, क्या तुम अपनी मौत की तलाश कर रही हो। लिन भी ये सुनने के बाद घबरा जाता है, लेकिन ये दिखाया जाता है लू जो कि लिन के ऊपर आ चुकी होती है और उसको पीट रही होती है। तो लिन कहता है मिस लू मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। लू कहती है जल्दी से जाओ और दरवाजे को ढूंढो, हमें अगले लेवल पे पहुंचना, ये फर्स्ट लेवल से अब दूसरे लेवल पे हमें पहुंचना होगा। लिन भी कहता है ठीक है जैसा कि आप कह रही हैं तो वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही की नजरें जो कि एक दूसरे से टकरा रही होती है और वो दोनों ही जो कि शर्मा रहे होते। लिन कहता है लेकिन आपने मुझसे ये कहा कि मुझे सेकंड लेवल का दरवाजा ढूंढना है, लेकिन इससे बेहतर नहीं रहेगा कि आप मेरे ऊपर से हट जाइए। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है, वो अपने तरफ से लड़ाई कर रही होती है और मॉन्स्टर जो कि अपने तरफ से लड़ाई कर रहा होता है और शाओयांग जो कि हमला करते ही जा रही होती है। शुमो कहता है जिस तरह का तुम अटैक कर रही हो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, ये
इतना भी बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं लग रहा है, तुम्हें फोकस करने की जरूरत है और तुम्हें लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए। शायंग जो कि लड़ाई कर रही होती है और शायंग जो कि लेफ्ट की तरफ देखती है और उसके साथ ही फिर से हमला करने के लिए तैयारी कर रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरे पास यही मूव है जो कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये कहते हुए हमला कर चुकी होती है और जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और उसी की वजह से उस मॉन्स्टर का जो दंक होता है वो शायंग जो कि उसको तोड़ देती है। शायंग जो कि अभी भी उस पर हमला करते ही जा रही होती है और कहती है ये क्लाउड स्पीड सोल शैटर है और ये कहते हुए शायंग जो कि इस पे हमला कर देती है और उसको मार भी देती है। और ये दिखाया जाता है शायंग जो कि अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। शुमो कहता है तुमने जिस तरह का डिसीजन लिया था ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी तरीके से लिया था। शायंग के हाथों से खून निकल रहा होता है। शायंग कहती है बस इतना ही था क्या, ये जो आने वाला मॉन्स्टर था वो खत्म हो चुका है। हमें वापस से एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शायंग की तरफ हमला कर रहा होता है, लेकिन शायंग जो कि पीछे हट चुकी होती है और शायंग जो कि एनर्जी से बने हुए वेपन को निकाल लेती है और हमला करने के लिए तैयारी कर रही होती है। मगर ये दिखाया जाता है वो जो एनर्जी से बना हुआ वेपन होता है वो बिल्कुल ही बेअसर हो चुका होता है और उस मॉन्स्टर ने शायंग पे हमला किया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये दिखाया जाता है फिर से वो मॉन्स्टर जो कि अपने डंक को मारने वाला होता है। लेकिन शायंग ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और उसका आंख खुला का खुला रह जाता है। लेकिन ये दिखाया जाता है एक हमला जो कि उस मॉन्स्टर पे लगता है और शायंग जो कि दिखाया जाता है वो शायंग जो कि पीछे हट चुकी होती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पे हमला लगता है तो वो मरने लगता है, वो मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुका होता है और शायंग बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। लेकिन वो तो मॉन्स्टर खत्म हो चुका होता है। शुमो कहता है तुमने जो काम किया ये थोड़ा ठीक था और शुमो ने जो पावर रिलीज करते हुए शायंग के हाथों पे जो चोट लगा हुआ होता है उसको ठीक कर रहा होता है। शायंग भी शुमो को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है और कहती है शुक्रिया यंग मास्टर जो कि आपने मेरी मदद कर दिया है। शुमो कहता है ये बेहतर रहेगा कि हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें किसी गुफा का सीन दिखाया जाता है और शुमो शायंग वहीं पे आ चुके होते हैं। शुमो कहता है अगर मुझे ठीक से ये याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे होना चाहिए और ये कहते हुए अपने हाथों से एनर्जी रिलीज करते हुए एक जगह पे हमला करता है और जहाँ पे हमला करता है वहां पे एक दरवाजा निकल चुका होता है जो कि शुमो और शायंग वहीं पे मौजूद होते हैं। शुमो कहता है हमें अब जल्दी से अगले लेवल पे चलना चाहिए, अब थर्ड लेवल पे हम पहुंचने वाले हैं। हमें थर्ड लेवल का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां का जो खूबसूरती होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और शुमो भी वहां पे आ चुका होता है। शायंग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन शुमो फिर से शायंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें अपनी सांसों को रोकना होगा और फोकस करना होगा। यहाँ का जो फ्रेगनेंस है ये पॉइजनस है, ये जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो सकता है। और ये कहते हुए शुमो ने जो कि शायंग की तरफ प्रोटेक्शन शील्ड को ला दिया होता है। शुमो जो कि आगे चल रहा होता है। शायंग कहती है आपने क्या कहा यंग मास्टर कि यहाँ पे पॉइजनस है? शुमो कहता है ये पॉइजनस एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसका फ्रेगनेंस इतना प्राइसलेस है, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कहलाता है। शायंग ये बातें सुन रही होती है और कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ, लेकिन उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है। तो शुमो कहता है क्या तुम्हें भूख लग चुका है? तो शायंग कहती है हाँ मुझे भूख लग चुका है। शुमो किसी तरह के स्पेस को खोल रहा होता है और कहता है हमें अगले लेवल फोर्थ लेवल पे पहुंचना होगा, वहीं पे जाने के बाद आराम करेंगे और कुछ खा भी लेंगे। हमें सीक्रेट रैलम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है। दूसरा एल्डर कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम सभी बेवकूफ हो, यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक हम दूसरे लेवल तक पहुंचे नहीं है, दूसरे लेवल का दरवाजा अभी तक हमें नहीं मिला है। हमें 2 डिसेबल को दिखाया जाता है, उनमें से पहला डिसेबल कहता है इस रैलम का जो जगह है ये बॉन्डलेस है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रास्ता है, यहाँ पे गिना नहीं जा सकता है और यहाँ पे दरवाजा ढूंढना ऐसा है कि समुद्र में नीडल्स को ढूंढने जैसा हो चुका है। दूसरा एल्डर कहता है अगर ऐसा हो चुका है कि अब मुमकिन नहीं रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वही एक मेथड बच चुका है जो कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा एल्डर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम डेविएशन आर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो? पहला एल्डर कहता है ये जो एबिलिटी है इसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका लाइफ स्पैन जो कि वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करने के बाद वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए इस चीज को सोचने से पहले मास्टर ली तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना होगा, तुम्हें 2 बार इसको सोचना होगा। दूसरा एल्डर कहता है ये अल्फाजों को और भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये भूलने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे आने का क्या इरादा है। अगर इस सीक्रेट रैलम के अपॉर्चुनिटी को कंपेयर भी किया जाए तो कुछ लाइफ स्पैम हम कम भी कर देंगे तो क्या चला जाएगा। पहला एल्डर और तीसरा एल्डर जो कि ये सुनने के बाद थोड़ा घबरा रहे होते, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे होते, लेकिन दूसरा एल्डर जो कि हंस रहा होता है। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि वो किसी से लड़ाई कर रही होती है, वो शेर वाला मॉन्स्टर होता है जो कि वो भी हमला कर रहा होता है। लू के तलवार को दिखाया जाता है जो कि लू का तलवार टूट चुका होता है, वो शेर जो कि दहाड़ मारते हुए लू की तरफ हमला कर रहा होता है। लू कहती ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये दिखाया जाता है जो शेर ने हमला किया हुआ होता है वो बेअसर हो चुका होता है, वो जमीन पे गिर चुका होता है और लिन वहां पे आने के बाद लू को जो कि आगे लेके आ चुका होता है
है उसको बचा चुका होता है और कहता है यहाँ पे खतरा हो चुका है, लेकिन उस शेर को फिर से दिखाया जाता है जो कि फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लिन जो कि लू के ऊपर होता है, लू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, शेर जो कि पीछे से लिन पे हमला करने वाला होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है लू जो कि मरे पे इंसान का जो तलवार होता है उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है और उसी के जरिए जो कि लू ने उस तलवार से शेर पे हमला कर देती है और शेर को मार देती है। वो शेर वहां पे मर चुका होता है। लू जो कि सुकून की सांसें ले रही होती है, लेकिन लिन कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सच में अब मरने वाला हूँ। लू कहती है तुम्हारा कब तक ये इरादा है और प्लान है कि तुम इसी तरह से मेरे ऊपर रहने वाले हो। लिन जो कि कहता है मिस लू मैं आपको बचाना चाहता था, मैंने आपको बचाने के लिए ये किया था, लेकिन लू जो कि लिन के उस अंडे पे मार देती है और कहती है दफा हो जाओ। लिन जो कि अपने उस अंडे को पकड़ लेता है और चीख मार रहा होता है, वो दर्द में करहा रहा होता है। लू कहती है क्या तुमने उस दरवाजे को ढूंढ लिया है? तो लिन कहता है हाँ वहां पे है जो वो रास्ता है। लू उस जगह पे आ चुकी होती है और कहती है क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे जगह है जो कि तुमने ढूंढ लिया? क्या ये सच में यहाँ पे रास्ता है? हमें कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर की मीट बन रहे होते हैं और शायंग जो कि उसको पका रही होती है। शायंग जो कि आग में भून रही होती है और हंसते हुए कहती है मैं इसको अब खाने वाली हूँ, मैं सच में इसको खाऊंगी। और ये कहती है वो खाने लगती है और कहती है बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है। जैन मास्टर क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? लेकिन शुमो जो कि उसका जवाब नहीं देता है और वो जैन की तरफ देख रहा होता है। शुमो कहता है ये जरूर से ये जो कि आया है ये काफी ज्यादा अजीब तरीके से आया है जो कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शाओयंग कहती है यंग मास्टर मुझे इस जेट पेंडेंट के बारे में याद है कि आपने इसको कहाँ से लिया था, इसको जरूर से आपने वो सेकंड लेवल से लिया था जो कि उसी से हासिल किया है। शुमो कहता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर कहा जा सकता है, ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जेड है और ये जो चीज है ये वेपन को रिफाइनिंग करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है, ये बेस्ट मटेरियल कहा जा सकता है। ये यहाँ तक स्पेशल वेपन को स्पेशल ट्रेजर में कन्वर्ट कर सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो शाओयंग कहती क्या इतना अमेजिंग है? तो यंग मास्टर मुझे ये बताइए कि आपने इसके बारे में सोच लिया है कि स्पेशल ट्रेजर को किस तरह से आप इस्तेमाल करने वाले, इस जेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? शुमो कहता है मेरे पास आइडिया तो है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला आइडिया है जो कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ लड़ाई कर रही होती है और जो इससे लड़ाई कर रही होती है वो शायंग जो कि उससे पहले भी लड़ाई कर चुकी है और वो दोनों ही जो कि लिन और लू जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके साथ ये दिखाया जाता है लू ने उसको मार दिया होता है। लू जो कि बिल्कुल एक्शन में उतर चुकी होती है और कहती है मैंने बिल्कुल ये उम्मीद नहीं किया था कि सेकंड लेवल में जो ये होने वाला है ये यहाँ पे डीमन बहुत ही ज्यादा होंगे। मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? तो लिन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूचर लाइट लग रहा है। लू कहती है क्या कहा तुमने कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूचर लाइट लग रहा है या फिर वहाँ पे दरवाजा हो सकता है? लिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी होगा, वहाँ पे हमें ट्रेजर मिल सकता है। लू वहाँ से तेज में भागने लगी थी और कहती है वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से वहाँ पे पहुंचना चाहिए। तो लिन कहता है जरा मेरे लिए रुक जाओ, इस तरह से मत भागो। मगर हमें ये दिखाया जाता है शुमो और शायंग जो एक साथ बैठे हुए होते हैं और कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है शायंग को कुछ महसूस होता है, अचानक से उसको झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शायंग कहती है इस बार मैं इस तरह से नहीं कर सकती, मुझे किसी भी तरह से अपना काम करना होगा, अपने कल्टीवेशन को करना होगा, मैं अपने मास्टर को इस तरह से झुकने नहीं दूंगी। और ये कहते हुए अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुकी होती है। शुमो ये देख रहा होता है और कहता है ये अपने एनलाइटमेंट के स्टेज में पहुंच चुकी है जो कि इस वक्त में ये पहुंच चुकी है। शायंग जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रही होती है, शुमो जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है और कहता है इस तरह का इसका मिजाज है और टैलेंट है, ये जरूर से ये कल्टीवेशन करने के लायक है। हमें 3 एल्डर को दिखाया जाता है, तीनों एल्डर में से जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे 2 घंटा होगा, वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक दरवाजे का कोई न्यूज नहीं मिला है। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है ये बिल्कुल ही बेकार है, इसका कोई भी काम नहीं आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपना सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों में से जितने भी लोग हैं उन सभी को लाइफ स्पेन देना होगा और उसका जो लाइफ देना होगा वो 10 साल देना होगा और इसी के जरिए जो कि हम अगले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दूसरा एल्डर कहता है क्या कहा तुमने कि हमें 10 साल देना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, तो ये बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है ये जो सीक्रेट रैलम है इसमें बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लग सकता है। तो तीसरा एल्डर कहता है बहुत हो चुका है, हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से शुरुआत कर देना चाहिए। दोनों एल्डर जो कि अपने लाइफ स्पैन को वो वेस्ट करने के लिए तैयार ही कर रहे होते हैं। दूसरा एल्डर भी कहता है ठीक है मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ ही दिखाया जाता है उन लोगों को जगह दिख चुका होता है, उनको ये पता चल चुका होता है कि किस तरह से सेकंड लेवल पे पहुंचा जा सकता है, उनको दरवाजे का लोकेशन पता चल चुका होता है। तो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है इस तरह के सीक्रेट जगह पे जो कि ये छुपा हुआ है, जितने भी
7 उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि अगले लेवल पे हमें एंटर होना है, सेकंड लेवल पे हमें पहुंचना है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को हल्का हल्का खोल रही होती है और जो शुमो होता है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है या फिर उसकी मदद कर रहा होता है। शाओयांग कहती है कि यंग मास्टर जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओयांग जो कि शुमो के करीब पहुंच चुकी होती है और वो शर्मा भी रही होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है शुमो भी अपनी आंखों को खोल चुका होता है। शुमो कहता है क्या तुम जाग चुकी हो? तो शाओयांग घबराते हुए कहती है हाँ मैं जाग चुकी हूँ। शुमो कहता है हमें और भी ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हमें 5th लेवल तक पहुंचना चाहिए। तो शाओयांग कहती है ठीक है, लेकिन ये दिखाया जाता है उसके पेट से जो कि गुड़गुड़ की आवाजें होने लगती है और उसी की वजह से शुमो को भी ये पता चल चुका होता है कि फिर से इसको भूख लग चुका है। शाओयांग के पेट से अभी भी गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है। हमें लू को दिखाया जाता है, लू कहती है यहाँ पे है। उसके साथ ये रेगिस्तान की उसी जगह का सीन दिखाया जाता है और एक लिज़ार्ड ड्रैगन जो कि वहाँ पे गार्ड कर रहा होता है। तो लिन कहता है ये कैसे हो सकता है कि इस डेजर्ट में ड्रैगन लिज़ार्ड यहाँ पे है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है। लू जो कि मन में सोच रही होती है मुझे शुमो ने इसके बारे में बताया था कि इस डेजर्ट के एरिया में ड्रैगन लिज़ार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल कहा जा सकता है, ये रेयर डीमन बीस्ट है। लेकिन फिर से उस शुमो की बातें हो रही है, फिर से शुमो इसमें आ चुका है। लिन कहता है मिस लू आपके साथ क्या गलत है, आप क्या सोच रही हैं? तो लू कहती है एस्केप के अंदर लेजेंडरी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग जेड है। लिन कहता है लेकिन आप इसके बारे में कैसे जानती है? तो लू कहती है ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे जानती हूँ, ये सोचने की बात है कि हम एस्केप के अंदर छुप छुपा कर कैसे जा सकते हैं। लिन जो कि एक जगह इशारा करते हुए कहता है जरा वहां पे देखिए। तो लू कहती है वहां पे क्या है? वहां पे बहुत सारे औरतें को दिखाया जा रहा होता है जो कि लिन उसके बारे में बता रहा होता है। तीनों ही एल्डर को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहां पे आ चुके होते हैं। पहला एल्डर कहता है यानी जिस तरह से अनुमान लग रहा है, मेरा जो अनुमान था वो बिल्कुल ही सही है। इस केव के ही अंदर जो कि प्रीशियस ट्रेजर हमें मिल सकता है और वो ट्रेजर है ये कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअल लॉर्ड से जो कि वो जेम स्टोन है। वो ड्रैगन लिज़ार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्शन में आ चुका होता है, रॉर मार रहा होता है। उसके साथ ये दिखाया जाता है तीनों ही एल्डर ये देखने के बाद घबरा चुके होते हैं। लेकिन जो पहला एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे सामने जो कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हमें ट्रेजर मिल सकता है, तो हम सभी को लड़ाई करना पड़ेगा। और ये कहते हुए सभी लोग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन लिन जो कि आगे बढ़ने लगता है और कहता है हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम और भी ज्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें पहले वहाँ पे पहुंचना चाहिए। मगर लू जो कि लिन के हाथ को पकड़ लेती है, उसको रोक रही होती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे रुकना होगा। लेकिन ये दिखाया जाता है लिन जो कि लू के ऊपर गिर रहा होता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। लिन जो कि बहुत ही ज्यादा वो घबरा चुका होता है और शर्मा भी रहा होता है और कहता है मिस लू ये क्या हो रहा है? मगर हमें ये दिखाया जाता है लू ने जो कि अपने तरफ से लिन की तरफ लात मार दिया होता है। लिन जो कि उस लात की वजह से नीचे गिर चुका होता है। लिन कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, मुझे उन लोगों से डर नहीं है बल्कि तुमसे ज्यादा डर लग रहा है। लू कहती है इस लिज़ार्ड ड्रैगन को इतना भी कम समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी कहला सकता है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है और शुमो भी शाओयांग के साथ ही होता है, वो देख रहा होता है। लेकिन शाओयांग कहती है यंग मास्टर इस फ्लोर में ऐसा भी कुछ है, इस लेवल में ऐसा भी कुछ है जो कि केयरफुल रहने की जरूरत है। शुमो कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे करीब रहना है और मुझे फॉलो करना है। तो शाओयांग जो शुमो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ठीक है यंग मास्टर, और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही होती है। लेकिन शुमो जो कि शाओयांग के हाथ को पकड़ने के बाद आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से ये दिखाया जाता है शाओयांग की तरफ धुआं पे धुआं आता ही जा रहा होता है, बहुत सारा धुआं होता है, उससे धुएं में जो कि शुमो भी गायब हो चुका होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है? तो शुमो कहता है यहाँ पे जो धुआं है ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अगर गलत स्टेप पे हम रख देते हैं, एक भी गलत स्टेप करते हैं तो ये कहा जा सकता है हमारी जिंदगी जो कि पूरी जिंदगी हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। शाओयांग भी सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन शुमो कहता है मेरे पास एक रास्ता है जो कि इसके जरिए मैं इसको तोड़ सकता हूँ। शुमो जो कि वहीं पे रुक चुका होता है, लेकिन शाओयांग जो कि शुमो से टकरा चुकी होती है। तो शुमो जो कि शाओयांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मेरे हाथों को अच्छी तरीके से पकड़ लो और तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। ये कहते हुए शुमो ने जो शाओयांग के हाथ को पकड़ लिया होता है उसको लेकर जा रहा होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से लेके जा रहा होता है। जिस तरह से वो जा रहा होता है तो शाओयांग बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही होती है, वो बिल्कुल ही चकरा चुकी होती है। लेकिन ये दिखाया जाता है शुमो जो कि एक जगह पे आने के बाद वहीं पे रुक चुका होता है और कहता है ये वहां पे आ चुके हैं और वहां पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारे को दिखाया जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से झरने को बहते हुए दिखाया जा रहा होता है। शुमो ये देख रहा होता है। शाओयांग कहती ये क्या है? तो शुमो कहता है ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे है और यही जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये जो चीज है ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर हम नहा लेते हैं तो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और हमारे पावर को, स्पिरिचुअल पावर को भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और तुम्हारे लिए अगर ये कहा जाए तो तुम्हारा जो एसेंस है वो रिफाइन हो जाएगा और तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। शाओयांग हैरान हो चुकी होती है और कहती है क्या कहा आपने कि मेरे लिए होना चाहिए? लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं यंग मास्टर, ये मत करिए, मेरा नहीं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, आप
आप अकेले ये कर लीजिए। सुमो जो कि अपने कपड़े को खोल रहा होता और कहता नहीं, ये अगर मैं ये अकेला करता हूँ तो ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, ये अकेला ही बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम दोनों ही अगर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शायंग जो कि शर्माते हुए मन में सोच रही होती है कि हम दोनों ही जो कि साथ में नहाने वाले हैं, यानी कि यही मतलब हो सकता है कि हम दोनों ही जो कि एक साथ होने वाला है, इस बार हम दोनों ही जो कि एक साथ नहाएंगे। हमें ड्रैगन लिजार्ड को दिखाया जाता है जो कि उस पे हमला हो रहा होता है। वो सभी एल्डर जो कि उस पे हमला कर रहे होते हैं, उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ड्रैगन भी जो कि वो हार रहा होता है, ये कहा जा सकता है कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। लेकिन ये दिखाया जाता है वो ड्रैगन लिजार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, उसी के जरिए उसने बहुत ही भयंकर रॉड मार दिया होता है जिसकी वजह से सभी को चोट पहुंच रहा होता है। यहाँ तक कि लू को भी चोट पहुंच रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल चुका होता है और लिन को भी चोट पहुंच चुका होता है। लिन कहता है मिस लू आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या आप ठीक है? तो लू कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास आ चुका है। मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी वजह से मैं ऑरा को ब्लॉक कर सकती हूँ, जो कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम अंदर जा सकते हैं। हमें उस ड्रैगन लिजार्ड को दिखाया जाता है जो कि वो अपने तरफ से हमला कर रहा होता है, वो लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है लिन और लू जो कि छुप छुपा कर जा रहे होते हैं और उस गुफा के अंदर आ चुके होते हैं। उसी केव के अंदर आने के बाद ये दिखाया जाता है उनके सामने एक जेट पेंडेंट होता है। लू कहती है काफी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यही चीज है जो कि वो टॉप ग्रेड का स्पेशल जेट है। लू उस चीज को पाने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो चीज जो कि गायब हो चुका होता है। तो लू कहती है ये चल के आ रहा है, अचानक से यहाँ पे क्या हो चुका है। हमें उस पुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुमो और शायंग का कपड़ा रखा हुआ होता है और सुमो शायंग जो कि उसी के अंदर आ चुके होते हैं। शायंग जो कि बिल्कुल चुप होती है, वो कुछ भी नहीं कह रही होती है, लेकिन सुमो जो कि अपनी आंखों को बंद करके अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है या फिर वहां पे जो चीज है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन शायंग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है इन्होंने मेरी मदद किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे अब ट्राई कर लेना चाहिए, मुझे अब जल्दी से ये काम करना होगा। और ये कहते हुए अपने कल्टीवेशन करने लगती है, वहां पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है या फिर लिक्विड होता है उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, इसी तरह से अपना काम कर रही होती है। लेकिन सुमो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1/3 जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उसके साथ ही सुमो जो कि एक पिल को खा लेता है और अपने कल्टीवेशन को फिर से करने लगता है और कहता है मुझे जल्दी से फिर से शुरुआत करना चाहिए और इस बार जल्दी से शुरू करना पड़ेगा। और जितना भी धुआं होता है वहां पे अट्रैक्ट हो रहा होता है या फिर स्पेशल एनर्जी होता है वहीं पे हो रहा होता है, सुमो भी वहीं पे मौजूद होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। शायंग ये देख रही होती है और कहती है ये तो स्पीड लिक्विड है, ये क्या हो रहा है। लेकिन सुमो जो कि अपने कल्टीवेशन को करता ही जा रहा होता है, उसमें से बहुत ही ज्यादा भयानक औरे को दिखाया जा रहा होता है और सुमो ने अपने कल्टीवेशन के जरिए जो कि ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तो शायंग कहती है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद स्पीड रैलम से आगे बढ़ चुके हैं, मुझे भी अपनी तरफ से हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे भी अपना कल्टीवेशन करना होगा। ये कहते हुए शायंग भी जो कि बैठ जाती है और अपने कल्टीवेशन को करने लगती है। लेकिन ये दिखाया जाता है शायंग को एक झटका लगता है, उसके साथ ही उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। तो सुमो भी ये देख चुका होता है, सुमो भी जो कि वहां पे आगे बढ़ रहा होता है। शायंग को दिखाया जाता है जो कि वो बेहोश हो चुकी होती है, वो जो बैकलैश इसको लगा हुआ होता है उसकी वजह से वहां पे गिर रही होती है। लेकिन सुमो वहां पे आने के बाद शायंग को पकड़ लेता है। सुमो उसको चेक कर रहा होता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। हमें सेकंड लेवल के केव का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लू और लिन होता है, वहां पे इल्यूजन को दिखाया जा रहा होता है जो कि इल्यूजन जो कि लू ने उसको छुआ हुआ होता है। लू कहती है ये चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कोई आया था और यहाँ पे जो प्रीशियस जेस था उसने उसको हासिल कर लिया, हम लोग जो कि उसके बाद आए हैं और यहाँ पे जो उसने पहले जाने से पहले इल्यूजन को छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद लिन कहता है क्या ये हो सकता है कि 3 सेक्टर के जो यहाँ पे मास्टर या फिर लीडर यहाँ पे आने के बावजूद ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो कि दूसरा एक्सपर्ट है। अचानक से उस गुफा में हलचल होने लगता है तो लू और लिन का भी नजर चला जाता है। हमें उसी लिजार्ड ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वो हार चुका होता है। जो लिन था लू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये नहीं हो सकता, वो कामयाब हो चुके हो, उस लिजार्ड ड्रैगन को मार चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जितना जल्दी भाग सकते हो उतना जल्दी भागना होगा। लेकिन लू जो कि लिन के हाथ को कस के पकड़ लेती है और अपने करीब कर लेती है, वहीं पे छुप जाती है। लिन भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि लू के बहुत ही ज्यादा वो करीब आ चुका होता है। हमें उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है, तीनों ही एल्डर में से दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तीसरा एल्डर जो कि वो खास रहा होता है, पहला एल्डर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें जल्दी से अंदर जाना होगा, उस केव के अंदर जाने के बाद उस ट्रेजर को हासिल करना पड़ेगा। ये देखने के बाद लिन कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो लू जो कि उसके मुंह पे हाथ रख देती है, उसको चुप करवा रही होती है और कहती है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही करीब होती है जिसके वजह से लिन कुछ ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो बर्दाश्त कर पा रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है सुमो ने जो कि शायंग को कपड़ा पहना दिया होता है और कहता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इस तरह से इसके साथ ये हो जाएगा। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बार जो कि उसको बैकलैश का एक्सपीरियंस
चेंज किया है ये बिल्कुल इसके लिए सही नहीं हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता है जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए इसको ठीक किया जा सकता है। ये कहते हुए सुमो ने जो कि अपने पावर को रिलीज करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तो शायंग भी अपनी हल्की हल्की आंखों को खोल रही होती है और कहती है ये हो क्या रहा था, अचानक से मैं उस पूल में बेहोश हो चुकी थी, अचानक से ये हो क्या गया था, लेकिन ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा जो कपड़ा था अचानक से ये कैसे हो सकता है, ये हो क्या गया है। लेकिन यंग मास्टर के आप जाग चुके हैं। सुमो जो कि उसके सामने ही मौजूद होता है, लेकिन शाओयांग की आंखों की तरफ कुछ ज्यादा रोशनी आ रहा होता है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रही होती है। लेकिन वो कहती है यंग मास्टर क्या ये ऐसा हो सकता है, रुक जाइए, ऐसा नहीं कर सकते यंग मास्टर, आपने मेरे कपड़े को चेंज किया है। शाओयांग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, वो चक्कर खाने के बाद नीचे गिरने वाली होती है। सुमो जो कि ये देख रहा होता है, उसको भी ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, अचानक से ये क्या हो रहा है। शाओयांग के सामने जो कि बिल्कुल ये धुंधला दिख रहा होता है, वो कुछ देख नहीं पा रही होती है। सुमो जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था कि तुम्हारा फिजिक्स है उसमें थोड़ी खामी है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, फिर से क्या मैंने आपको तकलीफ दे दिया है। सुमो कहता है मैंने टेम्पररी जो कि तुम्हारे स्पेशल पावर को सील कर दिया है, लेकिन ये अभी के लिए टेम्पररी है, लेकिन ये जो चीज है ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें ये याद है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक रेजर है जो कि तुम्हारा जो फिजिक्स है उसको रिपेयर कर सकता है। शाओयांग उसको देख रही होती है और कहती है ये तो जेड स्किन आइस बोन ग्रास है, क्या यही है। सुमो कहता हाँ बिल्कुल ही तुमने सही कहा है, ये वाटरफॉल के वहां से हार्वेस्ट हुआ है जो कि मैं वहां से लेकर आया हूँ। शाओयांग कहती है यंग मास्टर आपने मेरे लिए इतने दूर जाके उसको चीज को यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सुमो कहता है हालांकि मेरा ओरिजिनल यही प्लान था कि मुझे इस चीज को यहाँ पे लेकर आना है और इसका मेडिसिन बनाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही मेथड बच चुका है जो कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा तुम्हें पेन महसूस होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। शाओयांग कहती है जब तक मैं कामयाब हो सकती हूँ तब तक कोई भी हार्डशिप का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा बिना कोई हेजिटेशन के, मैं ये कर लूंगी। तो यंग मास्टर मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है और हम उसको अभी से शुरुआत कर देते हैं। सुमो कहते हैं तो ठीक है, तुम्हें पहले अपने कपड़े उतारना होगा। तो शाओयांग कहती ठीक है, लेकिन अचानक से उसको समझ में आ चुका होता है कि वो क्या कह रहा है। तो कहती क्या कहा आपने कि आप कपड़े को उतरवाना चाहते हैं। और उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और चिल्ला भी रही होती है और कहती है लेकिन आप मेरे कपड़े को क्यों उतरवाना चाहते हैं यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। सुमो कहता है क्योंकि अगर तुम अपने कपड़े को पहन के रखोगे तो वो फ्रोज हो जाएगा या फिर ये कहा जा सकता है कि बर्फ में जम जाएगा, वो टूट भी सकता है। तो लेकिन शाओयांग अभी शर्मा रही होती है और वो बिल्कुल ये करना नहीं चाह रही होती है, लेकिन सुमो कहता है जो भी हो, लेकिन कुछ वक्त पहले मैंने ही तुम्हारे कपड़े को पहनाया है तो इसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। शाओयांग सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्माने लगी थी और कहती है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये करूंगी। और ये कहते हुए शाओयांग ने अपने कपड़े को उतार दिया होता है और वापस से अपने पानी में आ चुकी होती है, वो उसी पुल में आ चुकी होती है। और शाओयांग कहती है चलिए यंग मास्टर हम शुरुआत करते हैं। तो सुमो कहता है ठीक है, अगला स्टेप यही करना है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये जो दर्द होने वाला ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। ये कहते वो जो ग्रास होता है सुमो ने जो कि उस शाओयांग के बॉडी में टच करवा दिया होता है, शाओयांग को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो नीचे गिरने लगी थी, वो संभाल नहीं पा रही होती है, वो नीचे से नीचे गिरते जा रही होती है, बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा होता है, वो मन में सोच रही होती है बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो सुमो कहता तुम्हें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। शाओयांग जो कि बिल्कुल ही बदलने लगी थी, उसका आंख का जो पलके होते हैं वो भी जो कि वो जमने लगा था, वो बर्फ जैसा बन चुका होता है। शाओयांग मन में सोच रही होती है मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मुझे अपने तरफ से ये करना पड़ेगा, मुझे यंग मास्टर के लिए करना पड़ेगा और जिस तरह से करना है मुझे ये करना ही पड़ेगा। सुमो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है इसके तकदीर पे अब डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकती है, इसी पे डिपेंड करता है कि अब ये क्या कर सकती है। हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही एल्डर आ चुके होते हैं। दूसरा एल्डर कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता है। लू और लिन को दिखाया जाता है जो कि वही गुफा के अंदर छुपे हुए होते हैं। लू मन में सोच रही होती है मेरा जो ब्रीथिंग होल्डी टेक्निक है वो और भी ज्यादा लंबे वक्त तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और भी ज्यादा वो रह नहीं सकता है। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब फाइट कर रहे थे उसी दौरान कोई छुप छुपा कर यहाँ पे आया होगा। लू और लिन ये बातें सुन चुके होते और कहते ये कैसे हो सकता है, इन्हें ये पता चल चुका है। तो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है जरूर से यहाँ पे कोई केव में आ चुका है, वही जो कि यहाँ से चुराने के बाद ये भागने की कोशिश कर रहा होगा या फिर अभी तक यहीं पे होगा, और मेरा जो सेंस है मुझे यही बता रहा है कि यहीं पे हो सकता है। तो दूसरा एल्डर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से उस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए, उस टेक्निक को अगर इस्तेमाल कर लेते तो ये पता चल जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लू और लिन ये सुनने के बाद घबरा चुके होते और मन में सोच रहे होते ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ही बुरा हो रहा है। जो दूसरा एल्डर होता है वो अपने पावर को इस्तेमाल करने वाला होता है और कहता अब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन था जो कि ये करने की
की कोशिश कर रहा था, मुझे अब ये पता करना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से किसी डिसावल का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है हम यहाँ पे सेक्टर लीडर के लिए रिपोर्ट लेके आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो चुका है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो बर्फ में जमी हुई होती है, लेकिन शिमो जो कि उसके तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या ये अब जागने वाली है। जो बर्फ होता है वो टूटने लगता है। उसके साथ ये दिखाया जाता है शाओयांग जो कि अपने आंखों को खोल रही होती है और उसी के जरिए उसका पावर बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, यहाँ तक कि शिमो भी उस पावर को ये देख नहीं पा रहा होता है। शिमो कहता है ये क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि वो कर चुकी है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि अपने बर्फ से आजाद हो चुकी होती है, उसके साथ ही वो नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन शिमो जो कि उसको पकड़ चुका होता है, उसके गोद में ले लेता है और कहता है ये सही हो चुकी है। शाओयांग जो कि अभी तक अपने आंखों को बंद करके रखी हुई होती है, लेकिन वो हल्का हल्का जो कि अपने आंखों को खोल रही होती है और शिमो को देख रही होती है और कहती है यंग मास्टर आप हैं। इसके साथ ही वो शिमो से दूर हो चुकी होती है और शिमो का शुक्रिया कर रही होती है और कहती है यंग मास्टर आपको शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी जिंदगी को बचा लिया है। शिमो जो कि अपने सर को घुमा लेता है और कहता है ये तो मैंने छोटा सा फेवर तुम पे किया था, लेकिन जो भी हो लेकिन तुम्हें ये देख लेना चाहिए। और ये कहते हुए शिमो जो कि खांस रहा होता है, जब शाओयांग अपने तरफ देखती है तो ये देख लेती है कि उसने कपड़े को नहीं पहना है। इसके वजह से वो भी हैरान हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मा चुकी होती है, वो चिल्ला रही होती है। शिमो कहता है यहाँ पे पुल में जितना भी चीज है या फिर वो एनर्जी है तुम उसको इस्तेमाल कर सकती हो, अभी के लिए इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। शाओयांग शिमो की तरफ देख रही होती है और हंसते हुए कहती है जिस तरह से यंग मास्टर ने अभी रिएक्शन दिया ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शर्मा रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है। और ये कहते हुए शाओयांग जो कि पानी के अंदर चली जाती है और कहती है ये देखकर ही ऐसा लगता है जब यंग मास्टर को देखती हो तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा फीलिंग मेरे अंदर क्या आ रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं सही हो रहा है। शिमो कहता है तुम देख कहाँ रही हो, तो शाओयांग शर्मा चुकी होती है और पानी के अंदर चली जाती है, फिर उसके बाद बाहर आ चुकी होती है और कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। शिमो कहता है तुम्हें जल्दी से जल्दी जो तुम्हारा न्यू फिजिक्स तुम्हारे बॉडी आ चुका है उसको जल्दी से अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, ये कहा जा सकता है कि तुम्हें उसको समझना होगा। शाओयांग भी खुश हो चुकी होती है और कहती है हाँ जरूर। उसके साथ ही तीनों ही अंडर को दिखाया जाता है जो वहाँ पे डिसेबल आता है, जो रिपोर्ट देने के लिए आता है। वो कहता है हम यहाँ पे सेक्टर लीडर को रिपोर्ट देने के लिए आए हैं, जो थर्ड लेवल का इंटरेस्ट है उसको ढूंढ लिया गया है। जो तीनों ही अंडर होते हैं वो हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने। उसके साथ ही दूसरे अंडर जो कि वहाँ पे जा रहे होते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से वहाँ पे जाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए। लेकिन जो तीसरे अंडर होते हैं वो दूसरे अंडर को रोक रहे होते हैं और कहते हैं रुक जाओ, यहाँ पे जो इंसान जिसने उस ट्रेजर को चुरा लिया उसको देखना नहीं है। जो दूसरा अंडर होता है वो कहता है जो भी हो लेकिन हमें पहले वहाँ पे जाना चाहिए, तीसरे लेवल पे जाने के बाद उससे बाद में उसको डील कर लेंगे। जो तीसरा अंडर होता है वो भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन पहला अंडर कहता है जिस तरह से इंसान ने कहा है वही करते हैं, हमें चंद के आगे देखना चाहिए फिर उसके बाद उसको ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए तीनों ही लोग जो कि चले जाते हैं, उन दोनों ही को दिखाया जाता है जो लू है लिन जो कि नीचे गिर चुके होते हैं और उसके साथ ही ये दिखाया जाता है लिन जो कि लू के ऊपर होता है। लेकिन लिन कहता है आखिरकार हम लोग वहां से निकल चुके हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है लू ने जो कि लिन को मार दिया होता है। उसको पीटने के बाद कहती है बेवकूफ कहेंगे दफा हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा घटियापंती कर रहे हो, तुम थड़की हो। लिन जो कि लू को सॉरी कह रहा होता है, लू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन लिन कहता है मुझे ये बताओ कि हम अगले लेवल पे किस तरह से जाने वाले, हमें क्या करना चाहिए और अगला क्या करना है। लू कहती है हमें कुछ नहीं करना है, बस उनको फॉलो करना है। तो लिन कहता है लेकिन उनको ये पता चल जाएगा, हम लोगों के बारे में जरूर से ये पता चली जाएगा। लू जो कि अपने कपड़े को निकालने के बाद उसको फेंक देती है और कहती है इसे ले लो, लेकिन ये दिखाया जाता है लिन जब ये देखता है तो वो कहता है ये क्या है। और जैसे लिन जो कि लू को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि लू जो कि कपड़े को चेंज कर रही होती है। लू ने लिन को थप्पड़ मार दिया होता है, लिन जो कि रो रहा होता है, लेकिन लू कहती है तुम घटिया कहेंगे, तुम थड़की हो, तुम्हें दफा हो जाना चाहिए। लिन फिर से जो कि लू से माफी मांग रहा होता है। हमें थर्ड लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग आ चुके होते हैं। जो दूसरा एंडर होता है वो कहता है क्या ये थर्ड लेवल है। जो पहला एंडर होता है वो कहता है जिस तरह से एशियन रिकॉर्ड में लिखा गया है मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ लेवल जो कि रेस्टिंग प्लेस होगा। जो तीसरा एंडर होता है वो फूल की तरफ देखते हुए कहता है ये फ्लावर ऐसा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जाना पहचाना है, और इसको मैंने पहले भी कहीं पे देखा है। लेकिन कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि फूल को वो देख रहे होते हैं और लड़की कहती है कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो लड़का डिसेबल होता है वो कहता है मेरे लिए वो कुछ लेकर आ जाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है दूसरा एंडर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें सबसे पहले फोर्थ लेवल के दरवाजे को ढूंढने की जरूरत है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। लेकिन ये दिखाया जाता है कुछ डिसेबल जो कि नीचे गिरे हुए होते हैं और जख्मी होते हैं, और जैसे दूसरे एंडर देखते हैं वो भी हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन ये दिखाया जाता है कुछ डिसेबल जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। जो डिसेबल मार खा रहा होता है वो कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से वो सभी लोग जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। जो पहला डिसेबल होता है वो कहता है तुम लंबे पग से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो और तुम्हें मुझसे मार खाना होगा, ये कहते वो उसको पीट रहा होता है। दूसरे डिसेबल कहते हैं तुम्हें मरना होगा। इसी तरह से सभी लोग लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये दिखाया जाता है तीसरा एंडर कहता है मुझे ये समझ में आ चुका है, मुझे ये याद आ चुका है, यहाँ पे जो फ्लावर है
ये फ्रेंगस फ्लावर है, ये कहा जा सकता है कि ये इल्यूजन है और इसमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन है। ये सुनने के बाद पहले एल्डर जो कि अपनी नाक को बंद कर रहा होता है और कहता है हमें जल्दी से अपने नाक को बंद करना चाहिए और मुंह को भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये दिखाया जाता है दूसरे एल्डर जो कि तीसरे एल्डर पे हमला कर देता है, तो तीसरा एल्डर कहता है हमें जल्दी से करना चाहिए, लेकिन उसको पंच लग चुका होता है। जो तीसरा एल्डर होता है वो मार खाने के बाद कहते हैं तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह से तीनों एल्डर जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते, पहले एल्डर कहते तुम दोनों ही बेवकूफ हो। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है तुम्हें मेरे तरफ से पंच लेना होगा, लेकिन ये दिखाया जाता है वो तीनों ही लोग जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक एल्डर कहता है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, रुक जाओ। दूसरा एल्डर कहता है पहला एल्डर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें छुपे हुए ट्रेजर को जल्दी से निकाल लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है हाँ इसने बिल्कुल ही सही कहा है, तुम्हें छुपा कर कोई मतलब नहीं है, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, उसको जल्दी से निकाल लो, वरना यहाँ पे तुम जानते हो कि क्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद पहला एल्डर कहता है अगर ऐसी बात है तुम सभी ऐसे कह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लिंक लिंचेट टालिस्मान है, ये इतना कैपेबल है कि यहाँ पे जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर सकता है, खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि पॉइजन को भी खत्म कर सकता है। मेरे पास सिर्फ एक ही था। तो दूसरा एल्डर उस टालिस्मान को ले लेता है और कहता है अभी इसके बारे में सोचने की बारी नहीं है, अब इस तरह के हालात में आ चुके हैं तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बस यही करना चाहिए कि हम लोगों को इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन पहला एल्डर जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये हमारे डिसेबल के लिए हम कर रहे हैं। तो दूसरा एल्डर ने उस तालिस्मान को इस्तेमाल कर लिया होता है और कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, ये काम करना चाहिए। हमें शायम को दिखाया जाता है जो कि वो पुल से निकल रही होती है और जितना भी उसने एनर्जी को इकट्ठा करना था वो इकट्ठा कर चुकी होती है और उसने अपने कपड़े को भी पहन लिया होता है और वो पहले से कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही होती है। और उसके साथ ही वो शायम कहती है यंग मास्टर मैंने ये काम कर लिया है। लेकिन शुमो जो कि शायम की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने ये जो पुल का वो पावर था या एसेंस था उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। शायम शुमो की तरफ प्यारी नजरों से देख रही होती है और कहती है यंग मास्टर आपके साथ क्या हो गया। तो शुमो कहता है हमें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द आगे लेवल तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। तो शायम कहती है ठीक है। और ये कहते वो दोनों ही जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है एक मास्टर जो कि वहाँ पे मरा हुआ होता है। तो शायम कहती है यंग मास्टर क्या आपने ये किया है। शुमो कहता है ये तो मेरा छोटा सा एफर्ट लगाया था जो कि ये हो चुका है। तो शायम कहती है यंग मास्टर आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे काइंडनेस दिखाया है, जिस तरह से आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना बिता दूं तब भी मैं इस तरह से रिपेमेंट नहीं कर सकती हूँ। शुमो कहता है ठीक है, वैसे भी दरवाजा जो है वो सामने की तरफ है। ये कहते हुए शुमो और शायम जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं। शुमो कहता है अगर 6 लेवल को हम पार कर लेते हैं उसके बाद हमें कोई भी डेंजर का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें सिर्फ ट्रेजर अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिलने वाला है। हमें 4th लेवल का सीन दिखाया जाता है, तीनों ही एल्डर और बाकी सब डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते लेकिन किसी भी तरह से वहां पे पहुंच चुके होते हैं। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है हम 4th लेवल पे पहुंच चुके कि हम आखिरकार यहाँ पे जाकर आराम कर सकते हैं। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ब्रदर ये वक्त नहीं है कि हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो तीसरा एल्डर कहता है हाँ बिल्कुल इसने सही कहा है, हमें जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाना चाहिए और वहीं जाके हमें वो चीज मिलने वाला है जो सन एंड एसेंस, वो जो पुल है वो हमें मिल सकता है और उसी के जरिए जो कि हम अपने इंजरी को अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं वो ठीक हो सकता है। हमें खूबसूरत वादियों को दिखाया जाता है, सभी लोग जो कि वहीं से जा रहे होते हैं, लेकिन लू और लिन को भी दिखाया जाता है। लिन का हालत बिल्कुल ही बेकार होता है। लू कहती है ये सन एंड एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिन कहता है ये जो सन एंड एसेंस ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाना पहचाना, ये जो पुल है ये जाना पहचाना नाम लग रहा है। लू उसकी बातों को सुन रही होती है लेकिन मन में सोच रही होती है ये बेवकूफ है, इसके बारे में क्या ही जानेगा। लेकिन अचानक से ये दिखाया जाता है वो जब 4th लेवल पे आते हैं तो वो महक उनके पास आने लगता है और वो पॉइजनस महक होता है जो कि वो लू सूंघ रही होती है लेकिन अपने नाक को बंद कर चुकी होती है। अगर लिन ने जो कि अपने नाक को नहीं बंद किया हुआ होता है जिसके वजह से वो जो पॉइजन होता है उसके मुंह तक चला जाता है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसके साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लू ये देख रही होती है लेकिन उसके साथ ही उसने लात मार दिया होता है और लिन को मार दिया होता है, यानी कि उसको चोट पहुंचा दिया होता है। लू कहती है क्या आप तुम जाग चुके हो। तो लिन कहता है हाँ बिल्कुल ही मैं जाग चुका हूँ। तो लू कहती है अगली बार से इस तरह से तुम एक्ट नहीं कर सकती, अगर ऐसा करते हो तो मैं यहीं पे तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। लिन कहता है मिस लू अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो अभी तक मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, मैं आप ही के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपकी मदद के जरिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। लू मन में सोच रही होती है अगर मैं सन एंड एसेंस के उस पुल को हासिल कर लेती हूँ तो इसके जरिए मेरा जो कल्टीवेशन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से ब्रेक थ्रू हो पाएगा। उसके साथ ही हमें 6 लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुमो शायन आ चुके होते, वहीं पे एक चैलेंज अरीना होता है। शायन कहती है यंग मास्टर क्या ये 6 लेवल है जो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अचानक से किसी और को दिखाया जाता है जहाँ पे से इंसान निकल रहा होता है और उस
इंसान को मुकम्मल तरीके से दिखाया जाता है जो कि वो टकला इंसान होता है वहाँ पे आ चुका होता है, लेकिन शाओलियन कहती है यहाँ पे कोई आ चुका है। शुमो कहता है ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये पपेट है। शाओलियन कहती है क्या कहा आपने कि ये पपेट है? तो शुमो कहता है ये 6 लेवल का ये चैलेंजर है। वो जो पपेट होता है वो कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा देते हो तो उसके आगे का जो लेवल है वो 7 लेवल तक तुम पहुंच पाओगे, अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा पाओगे तो तुम मारे जाओगे। शुमो जो कि शाओलियन को धकेल देता है और कहता है तुम्हें आगे चल के ये काम करना होगा। शाओलियन भी जो कि आगे बढ़ चुकी होती है और उसके सामने आ चुकी होती है और शुमो जो कि अपनी चुटकी बजाते ही वो उसने कुर्सी को लिया या होता है उसी पे बैठ चुका होता है और कहता है जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी होने वाला है उसे तुम्हें जान पहचान रखना पड़ेगा, उसी को तुम्हें हासिल करना है, आगे चल के तुम्हें जो नया टेक्निक मिला है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शाओलियन कहती ठीक है ये मार्शल जैसा कि आप ये कह रहे हैं तो ये करने के लिए तैयार हो। उसके साथ ही वो लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रही होती है, लेकिन हमें फिर से लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही एल्डर आ चुके होते हैं और बाकी सब डिसेबल भी होते हैं। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है क्या ये 5th लेवल है? तो दूसरा एल्डर कहता है यहाँ पे सन्स एसेंस कहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे थे। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जो फूल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, इस दुनिया में रेयर कहा जाता है तो इसलिए इतनी आसानी से नहीं बेच सकता है, हमें आराम से ढूंढना चाहिए, इतनी आसानी से नहीं बेच सकता है। तो दूसरा एल्डर कहता है जितने भी डिसेबल है वो सभी को जल्दी से ये करना पड़ेगा, हमें जल्दी से उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सभी डिसेबल जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं उसको ढूंढने के लिए। लेकिन जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है बुड्ढी आदमी जरा रुक जाओ, इस तरह से तुम नहीं कर सकते और पहले एल्डर तुम्हें भी रुकना चाहिए, इतना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ पे धुएं को दिखाया जाता है जिसमें सभी डिसेबल जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं उसमें कैद हो चुके होते हैं। तो पहला डिसेबल कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ये तो फॉर्मेशन है। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है वो 6 लेवल का सीन जहाँ पे शाओलियन उस पपेट से लड़ाई कर रही होती है। इसी तरह से उन लोगों का लड़ाई चल रहा होता है, शुमो ये देख रहा होता है और कहता है इस तरह से ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने टैक्टिक को चेंज कर दिया है। वो पपेट जो कि हमला कर रहा होता है शाओलियन ये देख रही होती है, लेकिन उसके साथ ये दिखाया जाता है उस पपेट ने हमला कर दिया होता है और शाओलियन पे वो हमला लग भी चुका होता है और शाओलियन जो कि नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन उस पपेट को दिखाया जाता है जो कि शाओलियन के सामने मौजूद नहीं होता है। तो शाओलियन कहती है ये कहाँ पे जा चुका है। इस पपेट को दिखाया जाता है जो कि उसने अपने हाथों को बड़ा कर लिया होता है, उसी जरिए जो कि हमला करने वाला होता है। शाओलियन कहती है ये चल के आ रहा है, ये बिल्कुल ही बुरा हो रहा है। ये दिखाया जाता है उस पपेट ने अपने ही बड़े पंच से हमला कर दिया होता है शाओलियन जो कि जमीन पे जाके गिरती है। और इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ यही आखिरी एपिसोड है, इसके अलावा इसके आगे का एपिसोड नहीं आने वाला है क्योंकि जो ऑथर है वो आगे का चैप्टर रिलीज नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका BC चैप्टर था जो कि इसको रिलीज करने के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि आगे चल के इसका मांगा के चैप्टर नहीं आने वाला है। तो इस मांगा को हम अलविदा कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय।